थैंक यू। या गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं बेसिकली अभी यूएसए में हूँ, दैट्स व्हाई इट्स अ गुड मॉर्निंग। आप लोगों का गुड इवनिंग हो गया, रात होने को तैयारी है अभी, राइट? बेसिकली टुडे आई विल टॉक ऑन मेनली टू प्रोडक्ट्स। एक रहेगा स्टेम सेल और दूसरा रहेगा स्टेम सेल। राइट? तो हम सिर्फ स्टेम सेल के ऊपर ही बात करेंगे। स्टेम सेल के ऊपर अगर बात करेंगे तो स्टेम सेल है क्या, क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या फायदा है स्टेम सेल का, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मेडिकेशंस, राइट? और थेरापी से कैसे डिफरेंट है। एज रेनू मैडम ऑलरेडी टोल्ड यू के भाई मैं 39 ईयर्स आई एम इनटू द फील्ड ऑफ फार्मा, हेल्थ केयर के फील्ड में ही हूं मैं। यू कैन से एक छोटा सा सर्कल, दवा डॉक्टर और पेशेंट, इससे बाहर मैंने पांव अभी तक नहीं रखा। बट माय ओवरऑल एक्सपीरियंस को बात छोड़ो, अगर आप 39 ईयर्स का, लेकिन उसमें से पिछला 10 साल, लास्ट 10 ईयर्स, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरा पिछला जो 10 साल का एक्सपीरियंस है ना, दैट इज फार बेटर देन व्हाट आई हैव डन इन अनदर 29 ईयर्स। क्योंकि उसके पहले जितना भी काम किया वो सारा जो काम किया वो एलोपैथी था, थोड़ा बहुत आयुर्वेदा पर भी था। बट मेनली एलोपैथी में क्या होता है कि वी ट्रीट द डिसीज, हम सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, रोग को जड़ से नहीं निकाल पाते। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल दैट क्रॉनिक डिसीजेस, दे आर लाइफ टाइम डिसीजेस, उसका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। जब भी जरूरत पड़े आप ट्रीटमेंट लो, दवाइयां खाओ, कंट्रोल करो, एंड सो ऑन, वो कभी भी जड़ से जाता नहीं। लेकिन पिछले 10 सालों से मैंने जो स्टेम सेल के ऊपर काम किया, वो एक ऐसा थेरापी है कि किसी भी डिसीज को ये जड़ से निकाल पाता है, राइट? अभी देखने जैसी बात यह है कि मैंने बताया कि वी गो टू द डॉक्टर मेनली व्हेन, जब भी कोई दिक्कत है, जब भी कोई प्रॉब्लम है, व्हेन वी आर सफरिंग विथ एनी डिसीजेस, देन वी गो टू द डॉक्टर्स। वो जाते हैं, दवाइयां लिख के देते हैं, वी टेक द मेडिसिन, वी गेट ऑल राइट, वो प्रॉब्लम से हमारा छुटकारा हो जाता है। बट आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम इट रीअकर्स, दोबारा से होता है। या आई वुड नॉट से कि हर एक केस में यही होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सेम, राइट? जितने भी डिसीज एलोपैथी से क्योर होते हैं वो कैसे डिसीज है? दे आर ऑल एक्सटर्नली एक्वायर्ड डिसीजेज, यानी बाहर से हमारे बॉडी के अंदर जो आते हैं वो सारे डिसीज है जो एलोपैथी से क्योर किए जा सकते हैं, 100% किए जा सकते हैं। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का आप मेडिसिन लो, इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विल बी आउट ऑफ दिस इश्यू, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, डिसीज चला जाएगा। लेकिन बहुत सारे डिसीज ऐसे हैं जो हम सालों से ले रहे हैं मेडिकेशन, फिर भी वो जाता नहीं। वो कैसे डिसीज है? दे आर द डिसीज जनरेटेड विद इन योर बॉडी, फ्रॉम योर बॉडी, बाहर से वो आए हुए नहीं है। डायबिटीज ले लो, थायराइड ले लो, थैलेसेमिया ले लो, सिकल सेल एनीमिया ले लो, किडनी रिलेटेड इश्यूज ले लो, हार्ट रिलेटेड इश्यूज ले लो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ले लो, ये सारे कैसे है? बाहर से नहीं है, दे हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम विद इन योर बॉडी। और ऐसे जितने भी डिसीज है विच इज नॉट एक्सटर्नली एक्वायर्ड एंड जनरेटेड विद इन योर बॉडी कैन नॉट बी क्योर्ड। आज तक चाहे कोई भी थेरापी ले लो, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो भी डिसीज है आपको लाइफ टाइम उसकी मेडिकेशंस लेनी पड़ेगी, यू कैन कंट्रोल देम, यू नेवर क्योर। तो ये ऐसा क्यों होता है? अगर वो भी डिसीज है तो वो क्यों नहीं जाते? सिंपल, अगर मैं ये एक वर्ड में आपको ये बोल दूं कि ये डिसीज ही नहीं है तो आई मीन इट, व्हाट आई से आई मीन इट। हाँ, उसको डिसीज का नाम दिया गया है, बट दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर द डिसऑर्डर्स ऑफ द ऑर्गन्स। जितने भी मैंने बताए, डायबिटीज ले लो, थैलेसेमिया ले लो, सिकल सेल एनीमिया ले लो, या किडनी रिलेटेड सीकेडी है या एकेडी है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, ये सारे क्या है?
ऑर्गेनल डिसऑर्डर्स। आपका ऑर्गन जिस किस्म से काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं, वी कॉल इट एज ए डिसीज, अदरवाइज इट इज नॉट। तो ये जितने भी डिसऑर्डर्स है, वो कौन से डिसऑर्डर्स है? ऑर्गेनल डिसऑर्डर्स। और ऑर्गेनल डिसऑर्डर्स आते कहां से, कैसे है? बहुत सी सिंपल चीज है कि वहां पर अगर कुछ डैमेज आया, योर ऑर्गन इज नॉट इन अ पोजिशन टू परफॉर्म एज पर द रिक्वायरमेंट, तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑर्गन के अंदर 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 अगर कोई भी किस्म का डैमेज हुआ तो वो कहां पर हुआ, क्या हुआ? सिंपल। ऑर्गन बना किस चीज का है? सेल्स का। तो जो भी डिसऑर्डर आया वो कहां पर आया? सेल्यूलर लेवल पर आया। वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द एंटायर बॉडी, द होल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। हमारा पूरा शरीर सेल्स का बना हुआ है। द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ योर बॉडी इज सेल। सेल के बाद में टिश्यूज, टिश्यू से मसल्स, मसल से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम्स, एंड द होल बॉडी इज कंप्राइज ऑफ द सिस्टम्स। तो पूरा का पूरा जो बॉडी है, उसके बेस में अगर कुछ है तो वो है सेल। सेल कितने टाइप के हैं? बहुत सारे टाइप्स के हैं, मोर देन 220+। लेकिन अगर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो क्या हो सकता है? एक ऐसे सेल्स जिनको हम बोलते हैं नॉर्मल सेल्स या तो रेगुलर सेल्स, और दूसरे जो सेल्स है वो ऐसे सेल्स है जिसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज सेल। व्हाट इज द डिफरेंस? नॉर्मल सेल या रेगुलर सेल्स, वो सेल्स के आपके शरीर में सर से लेके पांव तक हर जगह पर पाए जाएंगे। यूल फाइंड इट एवरीवेयर। ये ऐसे सेल है कि रोज हजारों और लाखों की मात्रा में मरते भी है और नए भी पैदा हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा है, देयर इज नथिंग न्यू। लेकिन दूसरे टाइप के जो सेल्स है, दे आर स्पेशलाइज सेल। अनलाइक दिस नॉर्मल और रेगुलर सेल्स, ये आपको हर जगह पर नहीं मिलते। नाम से ही पता चलता है ना, स्पेशलाइज सेल मींस इट इज स्पेशल। समथिंग इज स्पेशल। व्हाट इज दैट स्पेशल? They are specialized cells because they are supposed to perform a very specific function for that specific organ, and they can work for that organ only. So you'll find it only in that organ. ये ऐसे सेल है कि जिस अंग के लिए है वहां पर ही पाए जाएंगे, उसी के लिए ही काम कर सकते हैं, और उसके अलावा कहीं और नहीं मिलेंगे। ये जो स्पेशलाइज सेल्स है, उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर वो एक बार डैमेज हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, देन इट कैन बी नेवर रिपेयरेबल और रीजनरेटेड। तो जो प्रॉब्लम आने वाला है हमारे बॉडी में सेलुलर डैमेज से, स्पेशलाइज सेल के सेलुलर डैमेज से, वो सारे ऐसे डैमेजेस है कि वो रिपेयरेबल भी नहीं है, और वो सेल दोबारा से नया रीजनरेट भी नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है कि जो भी डिसऑर्डर आया, इट इज सपोज टू बी अ लाइफ टाइम, वो क्योर नहीं होने वाला। तो ये स्पेशलाइज सेल अगर डैमेज होने की वजह से आई, जो भी दिक्कत है बॉडी के अंदर, तो उसको अगर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कहीं से एक अच्छे वाला फंक्शनल नॉर्मल स्पेशलाइज सेल हमको वहां पर रिप्लेस करना पड़ेगा। वो रिप्लेस कर देंगे तो सॉल्यूशन आ सकता है। वेरी सिंपल। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे घर में अगर नल टपक रहा है, राइट, योर टैप इज लीकिंग, तो हम क्या करते हैं? वी कॉल प्लम्बर। प्लम्बर आता है, वो आकर के उसका वाइसर वाइसर चेंज करता है, उसका पिंडल चेंज करता है, तो नॉर्मल काम करना शुरू हो जाता है। फैन अगर ठीक से नहीं चल रहा है, उसकी स्पीड मेंटेन नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो आकर के उसका कैपेसिटर चेंज करेगा, उसका रेगुलेटर में कोई दिक्कत है तो वो सॉल्व करेगा, थिंग्स विल बी नॉर्मल। पंखा फिर से ठीक से काम करने लगता है। लाइकवाइज हमारा अगर सेल डैमेज हुआ है जिसकी वजह से फंक्शंस हैम्पर हो गए हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो जो खराब वाले सेल्स है या डैमेज सेल्स है या डिस्ट्रॉयड सेल्स है, उनको वहां से हटा करके वहां पर नए स्पेशलाइज सेल ला करके अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। वो एक बार रीजनरेट हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, योर ऑर्गन कैन फंक्शन नॉर्मली। फिर से वो नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाएंगे। तो सवाल यह आके खड़ा होता है कि हमको ये अगर स्पेशलाइज सेल ला करके रखना है, तो वो मिलेंगे कहाँ पर? सोर्सेस क्या हो सकते हैं? कहाँ पर मिलेंगे? स्पेशलाइज सेल किसी मेडिकल स्टोर पे, किसी दुकान पे, किसी हॉस्पिटल में कहीं पर नहीं मिलते।
वो सिर्फ एक जगह से पैदा होते हैं और वहीं पर मिलते हैं, दे आर द मदर सेल्स। स्पेशलाइज सेल कहां से पैदा होता है? सिर्फ मदर सेल से। एंड दिस मदर सेल्स आर नोन एज ए स्टेम सेल। इन अ टेक्निकल वर्ड इट इज अ स्टेम सेल, बट है मदर सेल। भाई मदर सेल या तो स्टेम सेल मिलेंगे तो कहां पर मिलेंगे? सर हम सबकी बॉडी के अंदर हमारे मदर सेल्स है ही है, हमारे ऑर्गन्स बने हैं, हमारे ऑर्गन्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे खुद के मदर सेल्स है, स्टेम सेल्स है। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे खुद के स्टेम सेल्स है, दैट टू अगेन इन इनफ क्वांटिटी, जितनी मात्रा में चाहिए उतने है। तो फिर प्रॉब्लम ये क्यों है कि भाई जो नया स्पेशलाइज सेल पैदा होना चाहिए वो क्यों नहीं होता? जो डिसऑर्डर आया वो क्यों परमानेंट हो गया? अगर वो मदर सेल नया स्पेशलाइज सेल बना ले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, तो सॉल्व क्यों नहीं होता? सॉल्व इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो स्टेम सेल्स है, जो मदर सेल्स है, दे आर देयर नहीं है, ऐसा नहीं है ही। प्रॉब्लम इज व्हाट? दे आर डॉर्मेंट, एंड देयर डॉर्मेंसी इज अ लाइफ टाइम डॉर्मेंसी। ये बॉडी के अंदर है लेकिन इनएक्टिवेटेड है। इनएक्टिवेटेड है तो ये नया काम नहीं कर पाते, दे कैन नॉट गिव राइज टू न्यू स्पेशलाइज सेल। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि आए कहाँ से हमारे बॉडी के अंदर। क्या ऐसा हुआ था कि हमारी डिलीवरी, हमारे बर्थ के बाद हमारे बॉडी के अंदर स्पेशलाइज सेल डाले गए? एक बच्चे के पैदा होने के 3 दिन के बाद हार्ट लगाया गया, 2 मिनट के बाद आंखें लगाई गई, 5 मिनट के बाद लंग्स डाल दिए गए, ऐसा हुआ? नेवर। जब डिलीवरी होती है तो एक बच्चा जो बाहर आता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, व्हाट्सएवर, लेकिन वो जब बच्चा बाहर आता है तो वो पूरा 100% डेवलप होके आता है। उसका सर है, आंखें है, हाथ है, पांव है, उसका हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, सारी चीजें हैं, और सारी चीजें फंक्शनल है, राइट? तो ये सारी चीजें हुई कहां पर, पैदा कहाँ हुई ये सारी चीजें? माता के गर्भ के अंदर ना, इन अ वूम्ब ऑफ अ मदर, राइट? हुआ क्या? एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, व्हाट हैपेंस? स्पर्म एंड ओवा, दे फ्यूज। स्पर्म एंड ओवा के फ्यूजन से आफ्टर फर्टिलाइजेशन वन सेल इज जनरेटेड। दैट फर्स्ट सेल is known as a zygote. This first cell, zygote, is a microscopic cell. इतना छोटा है कि आप अपनी खुली आंखों से उसको देख भी नहीं सकते। It has to be put under the microscope, then you can see. अब ये इतना छोटा जो सेल है उसके अंदर से मैं अगर बताऊं कि आपका ये पूरा 5.5 6 6.5 फीट का बॉडी बना है, कैन यू बिलीव? या ये एक सेल में से द एंटायर बॉडी इज डेवलप्ड। हुआ क्या? जो फर्स्ट सेल जनरेट हुआ जाइगोट, कोई भी सेल हो, उसके पास एक फंक्शन रहता है, टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये एक सेल है, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस रहता है। धीरे धीरे ये सेल डिवाइड होना शुरू होता है, न्यूक्लियस विल बी डिवाइडेड इनटू टू, तो दो सेपरेट स्पेशलाइज सेल बन गए। तो ये एक सेल है, उसका डिवीजन होकर के दो सेल बन गए। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, दैट इज व्हाट सेल नॉर्मली डज। तो एक सेल के दो सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, लाइक वाइज स्लोली एंड ग्रेजुअली ये मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ मान लो कि वहां पर कुछ 25-50 लाख सेल तैयार हो गए। कहां पर? इन वूब ऑफ अ मदर। दूसरे महीने में 1.5-2 करोड़ सेल बन गए, तीसरे महीने में और, चौथे महीने में तो सेल का एक रियल गोला तैयार होता है, राइट? एक सेल में से पूरा गोला तैयार होता है, लेकिन वो गोला 9 महीने के बाद बाहर आता है? नहीं आता। 9 महीने के बाहर आता है तो क्या होता है? एक पूरा डेवलप्ड चाइल्ड विथ ऑल ऑर्गन्स, फंक्शनल ऑर्गन्स। तो सारी चीजें बनी कहां पर? ड्यूरिंग दैट 9 मंथ्स। तो ये जो भी चीजें बनी
वो बनी कहां पर? इन अ वूम्ब ऑफ अ मदर। हुआ क्या? मान लो कि सेकंड मंथ के अंदर वहां पर 1.5-2 करोड़ सेल्स है, मल्टीप्लीकेशन होकर के 1.5-2 करोड़ सेल बन गए फॉर एग्जाम्पल। तो ये 2 करोड़ सेल जो है उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ये 2 करोड़ सेल में से शायद कोई 500 700 या 1000 सेल है जिनको बोलते हैं मदर सेल। और ये जो स्पेशलाइज सेल बनाने वाले मदर सेल्स जो होते हैं, वो क्वांटिटी जैसे मैंने बताया कि 2 करोड़ में से शायद ही 500 700 या 1000 होते हैं। अभी इसकी स्पेशलिटी क्या है? अनलाइक नॉर्मल और अदर सेल्स, ये जो सेल है वो दे कैन गिव राइज टू ए स्पेशलाइज सेल, दे कैन गेट ट्रांसफॉर्म इन अ स्पेशलाइज सेल। तो मदर सेल्स आर द ओनली सेल्स विच कैन गेट ट्रांसफॉर्म इन अ स्पेशलाइज सेल। मान लो कि सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में कोई एक सेल कन्वर्ट हो गया कार्डियक सेल में, कोई एक सेल कन्वर्ट हो गया नेफ्रॉन में, कोई एक सेल कन्वर्ट हो गया ऑप्टिक सेल में। तो ये सारे सेल्स जो पैदा हुए वो हुए क्या? स्पेशलाइज सेल। कितने? एक एक की क्वांटिटी में। लेकिन वो सेल है तो उसका भी तो होगा ना मल्टीप्लीकेशन, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, उसका भी मल्टीप्लीकेशन होता रहेगा। तो आपका जो कार्डियक सेल है वो आगे जाकर के क्या तैयार करेगा? हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका जो न्यूरॉन तैयार हो गया वो क्या बनाएगा? आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम। आपका जो नेफ्रॉन है वो आपकी किडनीज तैयार करेगा। आपके ऑप्टिक सेल से वो आपकी आंखें बनाएगा। जो सेल पल्मोनरी सेल में कन्वर्ट हो गया वो आपके लंग्स तैयार करेगा। जो हिपेटिक सेल में कन्वर्ट हो गया वो आपका लीवर तैयार करेगा। ऑटिक सेल में है तो आपके कान। लाइक वाइज स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके बॉडी के ऑर्गन्स का डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड डेवलपमेंट कब तक रहता है? अप टू दैट 9 मंथ्स। 9 महीने के बाद जब डिलीवरी होती है, मदर डिलीवर से चाइल्ड, राइट, वो बच्चा बाहर आ गया, उसका पूरा डेवलपमेंट हो चुका है। उसका सर है, 2 आंखें है, कान है, नाक है, हाथ पैर, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, आइज, एवरीथिंग इज देयर एंड दैट इज फंक्शनल। जब ये बच्चा बाहर आ गया, देन इट इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम मदर एंड देयर नॉर्मली किससे जुड़े होते? नाड़, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड। एक बच्चा हमेशा से मदर के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है, वहां से उसको नर्चरिंग होती है पूरी, व्हेन इट इज इन अ वूम्ब ऑफ अ मदर। तब ये जब बाहर आता है तो उसको प्लेसेंटा को कट करके, नाड़ को काट के उसको दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। जिस समय पर यहाँ पर नाड़ को काटते हैं टू सेपरेट द मदर एंड चाइल्ड, उसके बाद मदर और चाइल्ड दोनों के स्टेम सेल्स, दोनों के मदर सेल्स स्लोली एंड ग्रेजुअली इनएक्टिवेटेड कंडीशन में चले जाते हैं, दे गो डॉर्मेंट। व्हाई? क्योंकि जो भी डेवलपमेंट जरूरी था वो ऑलरेडी हो चुका है। एक सर बनना चाहिए था, बन गया। 2 आंखें होनी चाहिए थी, हो गई। एक हार्ट था जरूरी, हो गया। लंग्स से जरूरी, आ गए। कहने का मतलब कि वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इज नाउ फुलफिल्ड। उसके बाद और कोई चीजों की जरूरत नहीं है उसकी। मान लो कि बाहर आकर के भी ये चालू रहेगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मान लो कि आपकी 2 आंखों के बदले 4 आंखें, 4 आंखें हो गई तो आपके एक के बदले 3 हार्ट हो गए तो उसकी जरूरत नहीं है। हमारे बॉडी में जो जरूरत है उसके हिसाब से वो सारी चीजें बन गई एज पर योर जेनेटिक कोड व्हाट वाज रिक्वायर्ड। जो बोला गया था उनको वो उसके हिसाब से तैयार हो चुका है। तो अभी कोई नया डेवलपमेंट जरूरी नहीं है। तो उसके बाद ऊपर वाले ने स्विच ऑफ कर दिया। तो मदर एंड चाइल्ड दोनों के अंदर स्टेम सेल्स तो है ही है, लेकिन वो हो गए इनएक्टिवेटेड, डॉर्मन स्टेज में चले गए। एंड दैट डॉर्मेंस इज अ लाइफ टाइम। दैट इज व्हाई आई सेड कि हमारे बॉडी के अंदर पूरी मात्रा में, इनफ क्वांटिटी में, जितने रिक्वायर्ड है उतने हमारे मदर सेल्स, हमारे स्टेम सेल्स हमारे बॉडी के अंदर है, बट दे आर नॉट फंक्शनल बिकॉज दे आर इन अ डॉर्मेंट स्टेट। फंक्शनल नहीं है तो वो नया स्पेशलाइज सेल बना नहीं पाएगा। अब मान लो कि हमको अगर शुगर की बीमारी आ गई, क्यों आई? पेनक्रिया के अंदर जो बीटा सेल है, विच आर द स्पेशलाइज सेल, उनके पास एक ही काम है। बीटा सेल के पास क्या काम है? इंसुलिन पैदा करके सिक्रीट करना है। तो बीटा सेल ही डैमेज हो गया तो सीधी सी बात है कि उतना अमाउंट ऑफ इंसुलिन विल बी
कम पैदा होगा, उतना कम सीक्रेट होगा। तो कल जितनी शुगर हम खाते थे, पचा लेते थे, आज नहीं होगा। जो शुगर बच गई वो कहां पर आएगी? यूरिन एंड ब्लड। रिपोर्ट में दिखेगा, नाउ यू आर टर्म्ड एज अ डायबिटिक पेशेंट। किसकी वजह से हुआ? बीटा सेल की डैमेज की वजह से। बीटा सेल नया पैदा नहीं होगा, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स है, मदर सेल्स है, बट दे आर डॉर्मेंट, इनएक्टिवेटेड है, तो वो नया पैदा नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई ऑल सच डिसीजेस एक बार हमारे बॉडी के अंदर आ गए तो वो जाते नहीं। दे आर ऑल क्रोनिक डिसीजेस बिकॉज दे आर रिलेटेड विद अ स्पेशलाइज सेल डैमेज। और नया स्पेशलाइज सेल बनने वाला नहीं है। अगर उसको बनाना है, करना क्या पड़ेगा? यू टू गो टू द रूट। हमको देखना पड़ेगा कि कहां से मिलेगा। अभी हमने बात की कि मिलेगा कहां से? मदर सेल से। ये सारे ऑर्गन, सारे स्पेशलाइज सेल बने कहां से? मदर सेल से। और मदर सेल हमारे बॉडी के अंदर है ही है, नया पैदा नहीं कर सकते बिकॉज दे आर डोरमेंट। तो अभी क्या करना पड़ेगा? उनको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा सो दैट वो नया स्पेशलाइज सेल बना पाए। रीएक्टिवेट अगर नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से स्पेशलाइज सेल ला करके वहां पर इम्प्लांट करना पड़ेगा, तो वो नया स्पेशलाइज सेल बनाएगा। तो फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस? कहां से मिल सकता है? स्पेशलाइज सेल पैदा करने वाले मदर सेल एक तो आपको मिल सकते हैं बोन मेरो से, दूसरे हाइपोडर्मल एरियाज से, और तीसरे अम्बेलिकल कॉर्ड, जहां से आज की तारीख में स्टेम सेल्स को लेकर के प्रिजर्व किया जाता है। These are the three major areas from where we get। बोन मेरो से मिलते हैं, लेकिन उसका इश्यू क्या रहता है? एक तो वो जो ट्रीटमेंट है दैट इज अ वेरी पेनफुल। दूसरी, वो जो स्टेम सेल्स हमने बोन मेरो से लिए, उसकी एफिकेसी रेशियो, उसका सक्सेस रेशियो इज अराउंड 50 to 60%। उसकी कंपैरिजन में हाइपोडर्मल एरियाज, वहां से जो लिए गए उसका तो 20-30% है। इफेक्टिव कौन सा है? विच वी हैव प्रिजर्व एंड टेकन फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अगर वो लेकर के प्रिजर्व किए गए हैं तो। आज की तारीख में देखा जाए तो 140 करोड़ की जनता में से शायद ही 0.0001% लोगों ने ही प्रिजर्व किए होंगे। कहने का मतलब कि हार्डली एनीबॉडी हैज प्रिजर्व। तो उसके ऊपर हम साइड पे रख देते कि भाई वो अभी इट इज नॉट एट ऑल इन अ चैप्टर कि उसके ऊपर कुछ डिस्कस किया जाए। डेफिनेटली एक चीज है, इफ यू कैन प्रिजर्व, अभी आपके घर में अगर कोई बच्चा आने वाला है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि प्रिजर्व इट। वो आगे जाकर के बहुत काम आएगा। डेफिनेटली एक चीज है कि आज की तारीख में वो टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी कि आपको 100% रिजल्ट देगी ही देगी। लेकिन द डे विल डेफिनेटली कम, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, रिसर्च जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वो आपने अगर प्रिजर्व करके रखा है, दैट कैन बी ऑफ ए मेजर यूज। ये भी बोला जाता है कि हमारे स्टेम सेल्स से हमारी खुद की किडनीज, हमारे खुद की लीवर, हमारे खुद के फेफड़े, दे कैन बी रीजनरेटेड। लेबोरेटरी में उसको तैयार करके हमारे बॉडी में इम्प्लांट किए जा सकते हैं आने वाले टाइम में। आज नहीं है वो, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो अगर हमने प्रिजर्व करके रखा होगा, वी विल नॉट हैव दैट रिग्रेट कि हमने रखा होता तो ऐसा होता। राइट? सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि अगर पॉसिबल होता है, यू प्रिजर्व इट। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं, यहाँ पर जितने लोग बैठे होंगे, हार्डली एनीबडी हैज प्रिजर्व। राइट? और आज की तारीख में अगर प्रिजर्व भी किया है तो उसका इतना सक्सेस रेशियो नहीं है, उतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ा। वहां पर आपको रिजल्ट आते हैं 60, 70, 80% रिजल्ट आते हैं। किसको? जिस बच्चे का आपने प्रिजर्व किया है उसको। उसके रियल सिबलिंग्स अगर उनको 50 to 60% चांसेस, उनके पेरेंट को 50% चांसेस, ग्रैंड पेरेंट्स तक को फायदा मिल सकता है 20-30%। लेकिन अगर प्रिजर्व किया है तो, प्रिजर्व नहीं किया है उसके ऊपर कोई डिस्कशन का सवाल ही नहीं आता है। और मैं मानता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, शायद ही किसी ने प्रिजर्व किया होगा। प्रिजर्व किया भी है तो आज की तारीख में इतना फायदा नहीं है।
क्योंकि उतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ा है। एक तो उसको प्रिजर्व करने के लिए यू नीड टू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज। एक बार लेने को आएगा, वो आपसे 1, 1.5, 2 लाख रुपया लेके जाएगा। एवरी ईयर मेंटेनेंस चार्जेस विल बी देयर, because that stem cell has to be preserved under -196. तो ऑब्वियस है एनर्जी कंजम्पशन विल बी देयर ईयर आफ्टर ईयर, तो आपको उसका मेंटेनेंस चार्ज भी देना ही पड़ेगा। तो वेरी कॉस्टली अफेयर। फायदा है रखने का, आज की तारीख में उतना ज्यादा फायदा नहीं है। सो आई सजेस्ट कि अगर पॉसिबल होता है प्रिजर्व इट, नहीं प्रिजर्व किया कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सेकंड ऑप्शन इज मेड अवेलेबल। अभी मैं जिसके ऊपर बात करूंगा वो ऐसे स्टेम सेल्स है जो ह्यूमन स्टेम सेल्स नहीं है, दे आर प्लांट डिराइव्ड स्टेम सेल्स। पहली बात तो ये सोचने की जरूरत है कि हमको स्टेम सेल्स अगर मिल सकते हैं तो कहाँ कहाँ से, जैसे हमने बताया कि ह्यूमन में तो है ही है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बने हैं, अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग काम करते हैं। स्पेशलाइज सेल की वजह से ही हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। और स्पेशलाइज सेल तो आए कहाँ से, मदर सेल से। तो हमारे बॉडी के अंदर हमारे स्टेम सेल्स है ह्यूमन में। और चांसेस कौन सा रहता है, एनिमल्स। एनिमल्स के भी आपके और मेरे जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स है, उनका भी हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, एवरीथिंग इज देयर। और उनके भी सब ऑर्गन अलग अलग परफॉर्म करते हैं। वो अलग अलग परफॉर्म करने के लिए उनको चाहिए स्पेशलाइज सेल। आएंगे कहाँ से, मदर सेल। तो दे डू हैव मदर सेल्स, स्टेम सेल्स। तो वो काम आ सकते हैं कि नहीं, उसके ऊपर भी 100% ट्रायल हो चुके हैं। क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज है कि वो किसी चीज को छोड़ता नहीं, खुद के स्वाद के लिए वो कोई चीज छोड़ेगा नहीं। तो उसके ऊपर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। लेकिन बिकॉज के ह्यूमन स्टेम सेल और एनिमल सेल, ये दोनों के प्रैक्टिकली जो सेल का बंधन जो होता है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेल इज डिफरेंट, तो वो मैच ही नहीं होता। व्हेन वी इंसर्ट एनी एनिमल सेल इन योर ह्यूमन बॉडी, तो आपके बॉडी के लिए वो बन जाता है फॉरेन बॉडी पार्टिकल। तो आपकी रिजेक्शन सिस्टम काम करना शुरू करती है, उसको बाहर फेंकता है। तो हमको क्या चाहिए, एक ऐसा मदर सेल, एक ऐसा स्टेम सेल जो हमारे बॉडी के अंदर एक्सेप्टेबल भी हो और हमारे सेल के साथ एग्जैक्टली रिजेंबल करता हो, मैच करता हो, और उसका फ्यूजन हो सके। थर्ड ऑप्शन दैट वाज थॉट बाय डॉक्टर फ्रेड जूली, हु इज अ साइंटिस्ट, मीबीएल बायोकेमिस्ट्री करके, स्विट्जरलैंड में एक बहुत बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनके वो साइंटिस्ट है। उनके दिमाग में ये सोच आई कि भाई स्पेशलाइज सेल अगर पैदा करना है, यू नीड टू हैव अ मदर सेल, स्टेम सेल की जरूरत है। ह्यूमन स्टेम सेल आज की तारीख में इजीली अवेलेबल नहीं है, उतना ज्यादा रिजल्ट भी नहीं है। एनिमल स्टेम सेल बॉडी के अंदर काम ही नहीं आ रहा है। व्हाई कांट वी ट्राई प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, साइंटिफिकली प्रूवन है, राइट। प्लांट्स के भी आपके और मेरे बॉडी के जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स है। सी व्हाट आर द ऑर्गन्स, देयर इज अ रूट, देयर इज अ स्टेम, ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस है, लीव्स है, फ्लावर, फ्रूट, सीड, these all are the organs and all of them they perform different duties. जो काम रूट का है वो उसके फ्रूट का नहीं है, जो फ्रूट का है वो उसके सीड्स का नहीं है, जो सीड का है वो उसके लीव्स का नहीं है। दे परफॉर्म डिफरेंट ड्यूटीज, एंड व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक ड्यूटीज, देयर हैज टू बी स्पेशलाइज सेल। और जहां पर स्पेशलाइज सेल की बात आई तो वो पैदा कहां से होंगे, तो ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल, देयर इज अ मदर सेल। तो वहां पर भी स्टेम सेल हो सकते हैं, ऐसा सोच, ऐसा थॉट डॉक्टर फ्रेड जूली के दिमाग में आया, एंड दैट टू ऑलमोस्ट 29-30 years बैक। आज से 29-30 साल पहले उनके दिमाग में ये सोच आई। देन ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑल दैट एक्सपेरिमेंट्स, एंड इट टुक नियरली 15 long years, 15 साल लगे उनको ये ढूंढने के लिए कि प्लांट के अंदर स्टेम सेल्स एंड स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड, दे कैन बी सेपरेटेड एंड डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स, उनसे लिए जा सकते हैं। और 15 सालों के बाद जब ये स्टेम सेल्स उन्होंने प्लांट से डिराइव किए, उसके बाद उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स चले, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स। सी कोई भी चीज अगर हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट करनी है, इट हैज टू हैव अ क्लैरिटी कि भाई इसका रिजल्ट आने वाला है,
एंड सेकंडली उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। मेरा भारत महान, यहाँ पर सारी चीजें पॉसिबल है। आयुर्वेदा के नाम पे कोई भी चीज टाइम टेस्टेड ट्रस्टेड बोल के दे दो। बाहर ऐसा नहीं होता। वहां पर आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके रिजल्ट्स है तो क्या है, कितने हैं, और अगर इसका साइड इफेक्ट्स है तो वो क्या है, कैसी है। इफ इट इज रियली हैजार्डियस टू योर हेल्थ, दे विल बैन योर प्रोडक्ट, दे विल नॉट अलाउ यू टू पुट इट इन द मार्केट। आज की तारीख में हजारों मेडिसिन ऐसी है जो इंडिया में खुले मिलती है, ओवर द काउंटर भी मिलती है, इवन केमिस्ट कैन गिव यू दैट। बाहर यूएस में, कनाडा में, रशिया में, जितने भी एडवांस कंट्रीज है वहां पर वो अवेलेबल नहीं है, दे हैव बीन बैंड। एंड इवन डॉक्टर्स डू नॉट प्रिस्क्राइब दैट, दे कैन नॉट, बिकॉज देयर आर साइड इफेक्ट्स। तो जब ये 1.5 से 2 साल क्लिनिकल ट्रायल्स चले, डबल गोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, और उसमें ये जब चीजें बाहर आई कि प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा है और कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, मींस जीरो साइड इफेक्ट, तब जाकर के उसको यूएस एफडीए ने अप्रूवल दिया। यूएस एफडीए अप्रूवल के बाद वो लोग ने उनको अमेरिकन पेटेंट करवाया, और आज से नियरली 15 साल पहले, 14 साल पहले वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल किया गया। इनिशियली इट वाज मेनली फॉर लोकल एप्लीकेशन, आउटर एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं ना, दिस सेलिब्रिटीज, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, वो डे क्रीम, नाइट क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम्स में उसका यूज किया गया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। देन वन कंपनी फ्रॉम मलेशिया, दे अप्रोच डॉक्टर फ्रेडजुली कि अगर ये स्टेम सेल है, इफ यू कैन मेक इट पॉसिबल कि भाई ये ओरल फॉर्म में भी दिया जा सके, तो दैट कैन बी ऑफ द फर्दर हेल्प। डॉक्टर फ्रेडजुली अगेन वर्क ऑन दैट। 6-8 महीने में उन्होंने डिहाइड्रेटेड फॉर्म में पाउडर तैयार किया, एंड देन इट वाज गिवन। तो ये जब प्रोडक्ट तैयार हुआ, फाइटोसेल्टेक मेलस डोमेस्टिका एंड सोलारवाइटिस, उसके बाद वो आया मलेशिया। उसके अंदर बहुत सारे सपोर्टिव्स, यानी स्पेशलाइज सेल पैदा करने वाला स्टेम सेल तो मिल गया। स्टेम सेल हमारे बॉडी में जाएगा तो नया स्पेशलाइज सेल पैदा करेगा, लेकिन वो नया स्पेशलाइज सेल पैदा करेगा तो उसको भी तो नर्चर करना पड़ेगा ना। उसको अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वो दोबारा से मर सकता है जैसे पहले मरा था। तो उसको नर्चर करने के लिए certain additives were added. So the product at present what we give, it do have two stem cells, Melas domestica and Solarvitis, and along with that there are 7 berries, astaxanthin, सिबकथॉर्न, मेलानेसोडी, एलिविडा। ये सारी चीजें क्यों ऐड की गई? सो दैट नया एक सेल बनेगा तो उसको नर्चर भी करना है, और उसको वी हैव टू सेव इट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। सो ये हमारे बॉडी में मैच्योर होकर के हमारे बॉडी के लिए प्रॉपरली काम कर पाए, और उसको फिर तैयार किया गया डिहाइड्रेटेड पाउडर फॉर्म में, एंड दैट इज टू बी टेकन अंडर योर टंग। लेने का तरीका क्या बनाया? सी एनीथिंग इज टू बी टेकन ओरली, तो उसके कैसे ले सकते ओरली? कोई गोली है, कैप्सूल है, वी स्वॉलो इट। लिक्विड है, वी ड्रिंक दैट लिक्विड। इंजेक्टेबल है, वी इंजेक्ट इट इन अवर बॉडी। लेकिन इसको लेने का तरीका क्या बनाया? सब लिंगुअल एप्लीकेशन, यानी जीभ के नीचे वो पाउडर को छोड़ना है। नाउ द क्वेश्चन arises, व्हाई sublingual? Because under your tongue there are more than 1600 plus blood capillaries openings are there. जीभ के नीचे 1600 से ज्यादा ब्लड कैपिलरीज के, रक्त नलिकाओं के मुंह है। इफ यू पोर इन द ड्रग ओवर देयर, इट विल गेट एब्सॉर्ब्ड, और ये एब्सॉर्ब होकर जाएगा कहाँ? सीधे ब्लड में। और ब्लड कहाँ पर पहुंचेगा? ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी नीड्स ब्लड। आपके जिस ऑर्गन को, जिस सेल को ब्लड नहीं पहुंचा वो डैमेज होगा, वो मर जाएगा। सो एंटायर बॉडी, ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी नीड्स ब्लड। तो हमारा बॉडी जब फ्लो करना शुरू करेगा तो इट विल रीच ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, ईच एंड एवरी सेल। और हमारे बॉडी का खासियत क्या है? जिस भी चीज की उसको जरूरत है, विच इज लेकिंग, विच इज डेफिसिट, इट विल गेट एब्सॉर्ब्ड। और जो चीज चीज ज्यादा है,
या बॉडी में हानिकारक है, दैट विल बी थ्रोन आउट, एक्सक्रीशन कर देगा उसका। तो जब ये हमने जीभ के नीचे छोड़ा, इट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग थ्रू आउट द बॉडी। जहां पर भी हमारे स्पेशलाइज सेल डैमेज है, तो वहां पर इट्स अ डेफिसिट, इट विल गेट द साइन। उसको वहां पर साइन होगा, मिलेगा कि भाई यहाँ पर डैमेज है, यू हैव टू गेट एब्सॉर्ब्ड ओवर देयर। ये कौन देगा उसको साइन? हमें तो पता नहीं, लेकिन हमारे पूरे बॉडी का मैनेजर कौन है? पूरी सिस्टम का संचालन कौन करता है? ब्रेन। उसको सारी चीजें मालूम है। तो हमारे बॉडी के ऊपर से ईच एंड एवरी ऑर्गन से जब ये चीजें पास होगी, स्पेशलाइज सेल वाला मदर सेल, तो वहां पर से वो जब मान लो कि अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी से पास होगा, तो इट विल गेट अ साइन ओवर देयर, सिग्नल मिलेगा, तो वो वहां पर एब्सॉर्ब होगा। वहां पर एब्सॉर्ब होके क्या करेगा? किडनी के जो नेफ्रॉन्स है, वो नेफ्रॉन बनाने वाले मदर सेल के साथ उसका होगा फ्यूजन। और ये जब फ्यूजन होगा, तो ये फ्यूजन में क्या बनेगा? दो सेल अगर साथ में आएंगे, तो दे विल स्टार्ट कम्युनिकेशन। सेल्स कम्युनिकेट, और कोई तरीका नहीं उनका बात करने का, बट दे कम्युनिकेट वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस। और जब ये फ्यूजन होगा, तो हमारा मदर सेल जो ऑलरेडी अवेलेबल है बट इनएक्टिवेटेड है, डॉर्मेंट है, तो अभी इसका न्यूक्लियस डॉर्मेंट है। हमने जो भेजा वो एक्टिवेटेड स्टेम सेल है, उसका न्यूक्लियस एक्टिवेटेड है। अभी ये फ्यूजन करके इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से एक्टिवेट करना शुरू करेगा। और हमारे बॉडी का स्टेम सेल जो ऑलरेडी डॉर्मेंट था, उसको धीरे 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से एक्टिव करेगा। हमारे सेल का न्यूक्लियस एक्टिव हो जाएगा, हमारा मदर सेल एक्टिव हो जाएगा, तो ये काम करना शुरू करेगा। और नाउ our body cell, that stem cell, can produce another specialized cell। तो हमारा जो भी डैमेज था, वहां पर नया स्पेशलाइज सेल बन गया, इट विल बी रिपेयर्ड। तो हमारा बॉडी फिर से प्रॉपरली काम करना शुरू करेगा, बिकॉज दैट ऑर्गन इज नाउ रिपेयर्ड। किसी का हार्ट का इश्यू है, वहां पर भी ये करेगा, नया कार्डियक सेल बनाएगा। किसी का बीटा सेल डैमेज है, जिसकी वजह से डायबिटीज आया है, तो वहां जाकर के नया बीटा सेल पैदा करेगा, डायबिटीज भी चाहेगा। तो लाइक वाइज स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स के ऊपर ये काम करना शुरू करता है। और जहां जहां पर भी सेलुलर डैमेज है, उसको ये ठीक करता है। तो ये जो प्रोडक्ट बना स्टेम सेल, ये किसी भी हालत में डिसीज स्पेसिफिक नहीं है। बिकॉज इन एलोपैथी हमारे पास जो मेडिसिन होती है वो क्या होती है? डिसीज स्पेसिफिक। मलेरिया के लिए जो गोलियां काम आएगी, वो टाइफाइड में नहीं आती भाई। जॉन्डिस के लिए अलग है, आर्थराइटिस के लिए अलग है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं एलोपैथी के अंदर कि जो डिसीज स्पेसिफिक और साइड स्पेसिफिक है। और अनलाइक दैट एलोपैथिक मेडिसिन, दिस आर द सेल्स, ये डिसीज स्पेसिफिक नहीं है। आपके बॉडी में कहां पर भी, कहीं पर भी, कितनी भी जगह पर सेलुलर डैमेज है, साइमल्टेनियसली इट कैन टेक केयर ऑफ देम। तो जहां जहां पर भी डैमेजेस है, उसको क्लियर करके वो डिसऑर्डर से हमारे बॉडी को फ्री करवाता है। सो ऑल द डिसीजेस विच आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन योर बॉडी, जो क्रोनिक डिसीजेज है, जो अनक्योरेबल की श्रेणी में आने वाली डिसीज है, उसको ये क्योर करता है। ये हो गई बात बॉडी के ऑर्गेनल डिसऑर्डर्स की। उसके अलावा ये कहां पर काम करता है? पिछले 10 सालों से आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोडक्ट सिंस 2015 फरवरी। तो उसको इट्स मोर देन 10 years प्लस फ्यू मंथ्स। हमने इसके रिजल्ट्स कहाँ कहाँ लिए? ऑर्गेनल डिसऑर्डर्स पे तो हमने बहुत सारे रिजल्ट्स लिए, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे वो रोमेटिज्म हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो पैरालिसिस हो, पार्किंसंस हो, डायबिटीज हो, थायराइड के इश्यूज हो, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, सीकेडी, एकेडी, इस्केमिक डिसीजेस, वी हैव टेकन रिजल्ट्स। लेकिन एक और डेडली डेंजरस डिसीज,
कैंसर, ये कोई ऑर्गनल डैमेज नहीं है। क्यों होता है, कैसे होता है, कहां पर होता है? कैंसर के कोई जीवाणु, विषाणु, कीटाणु नहीं होते जो बाहर से आके बॉडी को इन्फेक्ट करते, कभी नहीं होते। आपके ही बॉडी का कोई भी ऑर्गन का, बॉडी में कहां पर भी कोई भी सेल, एक सेल अगर वो म्यूटेटिव कंडीशन में चला गया, पगला गया, उसका जो नॉर्मल ग्रोथ है उससे 10-20 गुना उसका ग्रोथ होना शुरू हो गया, इट विल क्रिएट अ ट्यूमर। इफ इट इज अ बिनाइन ट्यूमर है अगर, यानी नॉन कार्सिनोजेनिक, कोई टेंशन है नहीं। लेकिन इफ इट बिकम्स पैथोजेनिक देन इट बिकम्स कैंसरस। और जब ये कैंसरस होता है तब आपके बॉडी में जाकर के कैंसर के ट्यूमर तैयार होते हैं। देन अगर वो मेटास्टेटिक कंडीशन में गए तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक भी वो पहुंचते हैं। एंड कैंसर बीइंग अ फेटल डिसीज, मोस्ट ऑफ द टाइम वी गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर हमको क्या सजेस्ट करते हैं? जो इन्फेक्टेड एरिया है दैट इज टू बी सेपरेटेड, उसको एम्प्यूट करके निकाल दो बॉडी से बाहर, उसका ऑपरेशन करवा लो। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है कैंसरस सेल, तो उसको मारने के लिए कीमोथेरापी। उससे भी अगर कुछ बच गया, रेडिएशंस। एंड बिलीव मी, 90% पेशेंट्स दोज हु कम टू मी कैंसर अफेक्टेड, वो ज्यादातर वही होते हैं जिनको दोबारा तीसरी बार ये प्रॉब्लम हुआ, रीएकरेंस। भाई ऑपरेशन हो गया, कीमोथेरापी हो गई, रेडिएशंस हो गया, सारी चीजें तो आपने खत्म कर दी, फिर क्यों हुआ? और जब ये दूसरी बार तीसरी बार होता है, बिलीव मी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। थोड़े बहुत प्रयत्न करके डॉक्टर्स दे रेज द हैंड कि इसमें अभी पॉसिबिलिटीज नहीं है, ये 4-6 महीने 8 महीने जितना भी जिए, उसको एक अच्छा क्वालिटी लाइफ दो, दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट वी कैन डू। ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो हम उनका भी ट्रीटमेंट करते हैं। एंड बिलीव मी, ऐसे बंदों का ट्रीटमेंट करने के बाद जो रिजल्ट है, दैट इज अगेन, आई वुड से 100%। यानी वो बंदा भी ठीक हो जाता है जिसको डॉक्टर ने 6 महीने बोला है, उसका कैंसर भी चला जाता है। 4 साल के बाद, 6 साल के बाद आप उसको जिंदा भी पाओगे। एंड सेकंडली, देर इज नो रीअकरेंस। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ? सी, स्टेम सेल्स आर नॉट किलर सेल्स, दे आर रीजनरेटेड, दे आर द जनरेटर्स, नॉट किलर्स। कैंसर क्यों होता है हमारे बॉडी के अंदर? देर आर ऑलवेज अ प्रिकर्सर्स ऑफ द कैंसर्स। सबके बॉडी में होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर उसको प्रॉपर मीडिया मिल गया, इट विल गेट एग्रीवेटेड और वो कैंसर में तब्दील हो जाएगा। तो प्रिकर्शंस जो है उसको फाइट बैक करने के लिए, कैंसर होने से बचाने के लिए हमारे बॉडी में होते हैं टी सेल्स, दे आर द फाइटर सेल्स। तो स्टेम सेल यहां पर क्या काम करेगा? स्टेम सेल जो है वो आपके टी सेल्स को, दोज वर द फाइटर सेल्स अगेंस्ट द कैंसर, उसको मजबूत करेंगे, सो दैट ऑल दैट प्रिकर्सर्स जो कैंसर में तब्दील हो सकते हैं या हो चुके हैं, उनको ये मारने का काम करेंगे। और ऐसे कैंसर को धीरे 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 करके मारेगा। नॉर्मल केस में हमने ये देखा कि भाई एक बार किसी की कीमोथेरापी हो गई, राइट, डॉक्टर ने बोल दिया कि कैंसर की रिपोर्ट अभी नील आ गए हैं, नॉर्मल है, और दोबारा से हो जाता है। क्यों? कीमोथेरापी इज व्हाट? इट इज अ केमिकल। वो और कुछ नहीं, इट्स अ केमिकल। वो केमिकल है कि जो हमारे बॉडी में जाकर के कैंसरस सेल को मारते हैं। क्या वो सिर्फ कैंसर सेल को मारेंगे? नहीं। कैंसर के अलावा हेल्दी सेल जो हमारे होते हैं बॉडी के अंदर, जो हमको कैंसर होने से बचाते हैं या हुए हुए कैंसर को फाइट बैक करते हैं, वो सेल को भी तो मारते हैं। एंड दैट इज वाई जहां जहां पर भी कीमोथेरेपी हुई है वहां पर रीअकरेंस के चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि दोबारा से ये जब शुरू होगा कैंसर का
वो जो प्रिकर्शंस अपना सर उठाने को शुरू करेगा, देयर इज नथिंग टू फाइट बैक। जबकि ये स्टेम सेल थेरेपी अगर किसी ने लिया तो वो कैंसर को तो मारेगा, लेकिन उसके जो प्रिकर्शंस दोबारा से सर उठा करके रीजनरेट करने की तैयारियां कर रहा है, रीअकरेंस की, उसको भी फाइट बैक करने वाले जो टी सेल्स है, फाइटर सेल्स, उसको भी ये हेल्दी बना करके, उसको भी मल्टीप्लाई करके उसकी फौज तैयार करके खड़ी करेगा। सो दोबारा चांसेस भी नहीं रहते। एंड दैट इज व्हाई आई वुड ऑलवेज से इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कीमोथेरेपी और रेडिएशंस, इफ यू गो विथ स्टेम सेल थेरेपी, यू जस्ट कैन नॉट, ये नहीं है कि सिर्फ उसको कैंसर के सेल को इरेडिकेट किया, दोबारा होने से, रीअकरेंस से भी आप बचा सकते हो। मान लो कि अगर किसी का कीमोथेरेपी ऑलरेडी चालू है, अगर उसको भी हमने ये स्टेम सेल थेरेपी दिया, तो कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स है, बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो साइड इफेक्ट को भी ये नलीफाई कर देगा। कभी कभार ऐसा होता है कि देयर इज अ फोर्स फ्रॉम द फैमिली, रिलेटिव्स, कि भाई नहीं, वो कुछ भी हो, लेकिन दीज आर एलोपैथी का मेडिसिन है, इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट, वो बोल रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए। Even if they are going for the chemotherapy and if they start stem cell therapy along with कीमो के जितने भी साइड इफेक्ट्स है दैट विल बी नलिफाइड। और दूसरा कि स्पेशलाइज सेल के सामने जो टी सेल्स हमारा तैयार करना है कैंसर के लिए, वो भी तैयार होकर रहेगा। सो इट इज नॉट दैट कि अगर किसी ने कीमोथेरेपी ऑलरेडी ले लिया है तो अभी ये काम करेगा कि नहीं, चालू कीमो में भी ये काम करता है। लेकिन अगर किसी ने कीमो नहीं लिया, आई वुड प्रीफर कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कीमो, गो विथ स्टेम सेल थेरेपी। कीमो की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर से बहुत कम तकलीफ में ये बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो दिस इज मेन कि कहाँ कहाँ पर काम करेगा, जानना ये भी जरूरी हो कि भाई कहाँ पर काम करेगा तो कहाँ पर काम नहीं भी करेगा। जहां जहां पर भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से इश्यूज आए हैं, वहां पर ये काम करता है, लेकिन 100% नहीं। वहां पर उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बट ये 100% रिजल्ट नहीं मिलता, बिकॉज इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर किसी का बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, राइट, मंद बुद्धि, अगर उसको भी ये ट्रीटमेंट दिया जाए तो उसकी कॉग्निटिविटी लेवल में, उसके बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में बहुत बड़ा फायदा मिलता है। ही विल बी सेल्फ सफिशिएंट, वो सारी चीजें समझ पाएगा, खुद से कर पाएगा, और अच्छे बुरे की भी उसको समझ आएगी। बट ही कैन नॉट बी एज नॉर्मल एज एनी नॉर्मल चाइल्ड। एक नॉर्मल चाइल्ड का जो आईक्यू है वो रिगेन करना इसके लिए पॉसिबल नहीं होता। सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसेमिया है, वहां पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। अगेन, इट कैन नॉट बी 100%, लेकिन वहां पर अगर 70-80% भी रिजल्ट मिल गया तो इट इज वंडरफुल। जिनको महीने में एक दफा दो दफा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, वो चीजें बढ़ के अभी 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना बंद भी हो सकता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पर दिया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर ये कायदे से इतना ज्यादा फायदा नहीं देगा, 100% नहीं देगा, लेकिन या 70-80% रिजल्ट विल बी अगेन देयर। कितना अरसा लेना पड़ेगा? नॉर्मल सेल साइकिल इज अराउंड 70 to 90 days। सो वी मेक इट अ थंब रूल कि भाई किसी को भी देना है बेयर मिनिमम 3 months, नॉट लेस देन दैट, इफ एक रेगुलर परसिस्टेंट रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड। वरना ऐसा भी होता है कि देना शुरू किया 4 दिन में भी फायदा दिखता है, लगता है कि हो गया मेरा काम, नाउ देर इज नो प्रॉब्लम, रिपीट हो सकता है। सो इट हैज टू बी टेकन बेयर मिनिमम फॉर 90 days। लेकिन जितना क्रोनिक डिसीज है, जितना एग्रीवेटेड कंडीशन है, उसके हिसाब से उसके डोज फाइनल किया जा सकता है। और सेकंडली, कितने अरसे तक देना है, वो भी उसी के हिसाब से फाइनल करते हैं। अगर एक बंदे को डायबिटीज है, अगर एक बंदे को कार्डियक इश्यूज है, अगर एक बंदे को किडनी का प्रॉब्लम है, इफ इज सफरिंग सिंस लास्ट 3 years, 5 years, 7 years, 10 years,
वहां पर 3 महीने से काम नहीं चलेगा। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ टाइम, ये अरसे में उनके बॉडी के अंदर बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे डैमेज हुए होंगे, सेलुलर डैमेज। और ये प्रोडक्ट क्या काम करता है? साइमल्टेनियसली इट वर्क्स, हर जगह पर पहुंचेगा। ये कोई टारगेटेड थेरेपी नहीं कि भाई किडनी के लिए तो सीधा किडनी पे ही जाएगा। तो हमको जितनी मात्रा में, जो कॉन्सेंट्रेशन में वहां पर काम होना चाहिए, उसके लिए टाइम लग सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, डोज लोडिंग जाएगा या सब लोडिंग या तो नॉर्मल, वो डिसाइड किया जा सकता है। कितने अरसे तक, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, वो उसी के हिसाब से फाइनल किया जाए। दैट वी कैन डिसाइड व्हाइल गोइंग थ्रू द रिपोर्ट्स। हमारे पास जब रिपोर्ट आते हैं, गोइंग थ्रू द रिपोर्ट्स, यू कैन मेक इट आउट कि अगर इनको किडनी का प्रॉब्लम है, देयर इज नो प्रॉब्लम, कितने टाइम से है, कितना एग्रीवेटेड कंडीशन है, कितने डायलिसिस चालू है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल क्या है, ईजीएफआर कितना है। अलोंग विद दैट, कोई और प्रॉब्लम्स है कि नहीं, मान लो कि उसको हाइपर टेंशन है या शुगर है, तो उसके कंसिडरेशन में वो सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं कि डोज जाएगा, कितना जाएगा, लोडिंग डोज कब तक जाएगा, उसके बाद डोज क्या रहेगा, टोटल व्हाट इज व्हाट विल बी द पीरियड, टोटल टेन्योर ऑफ द ट्रीटमेंट कितना रहेगा। सो दिस इज हाउ स्टेम सेल्स वर्क्स इन योर बॉडी, राइट? स्टेम सेल के बारे में कोई भी सवाल अभी दिमाग में आया है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। रेनू मैम? हाँ सर। हाँ, जिनको भी सवाल है, लेट देम आस्क टू रेज देयर हैंड। ठीक ठीक है सर। राइट? जिसके भी क्वेश्चंस रहेंगे आप हैंड रेज कर दीजिए। सबसे पहले धीरू भाई सोलंकी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी। हाँ जी, पूछिए। या, हाँ जी। नमस्कार सर। નમસ્કાર। હું સર જે કઈ સવાલ કરીશ એ એક કેન્સર હા હા હા, પેશન્ટના કશો ઘરના વાંધો છે નહીં, કે કદાચ કદાચ ચોક્કસ, આપના મારા મારા કોઈ સવાલથી આપને દુઃખ નહીં લાગે એટલે પહેલા આપને કહી દઉં કે હું જે કોઈ સવાલ વાંધો કર્યો નહીં, મારો કન્ફ્યુઝન દૂર કરવા માટે પૂછવાનો છું ચોક્કસ। સાહેબ। આજે થેરાપી છે સાહેબ, એ એકચ્યુઅલ શું છે કે વનસ્પતિમાંથી બને છે સર? યસ, એક્ઝેક્ટલી, જો આ છે ને આની અંદર, આનો હું હિન્દીમાં જવાબ આપીશ, તમને ખ્યાલ આવશે ને, શું બધાને પણ આવશે આવશે ક્લિયરિટી આવી આવશે જાય। જી સર, જી या સર। धीरू भाई, बेसिकली ये जो स्टेम सेल्स है वो लिए गए हैं જી फ्रूट्स में से, જી राइट? देयर आर જી टू फ्रूट्स, જી मेलस डोमेस्टिका एंड सोलार वाइटिस। अभी ये જી। नाम सुन के थोड़ा लगेगा कि भाई ये कौन सी चीज आ गई, क्योंकि हमने कभी सुना હાજી नहीं, હાજી राइट? लेकिन अगर इसका હાજી। पिक्चर देखोगे तो आप मानोगे कि भाई ये तो हम जानते हैं। હા मेलस डोमेस्टिका इज अ ग्रीन एपल, લીલા જી સફરજન આપણે ત્યાં મળે છે ઢગલાબંધ, રાઈટ? હાજી હાજી ઇન્ડિયામાં, નેપાળમાં, મલેશિયામાં, થાઈલેન્ડમાં બધે મળે છે, એવરીવેર જી ઇટ ઇઝ फाउंड, राइट? જી જી। तो साहब मारा दूसरी जो भाई है, ने जी हाँ हाँ, फरमाओ फरमाओ, बोलो बोलो। આજે મારા ભાઈને ફેબ્રુઆરી 24 માં કેન્સર ડિટેક્ટ થયું। हाँ, એના એના પહેલા 1 વર્ષ પહેલાથી રોગ હશે એવું ડોક્ટર સાહેબનું કહેવું હતું। ओके। એને એને પહેલા કીમોની 3 દિવસ વાળી 3 સાયકલ આપી। એ करेक्ट। 3 સાયકલ પૂરી થયા પછી એને રેડિયેશન આપ્યા 35। हम्म। 35 રેડિયેશન પૂરા થયા પછી અત્યારે ઇમ્યુનોથેરાપીના ડોઝ ચાલે છે। ओके। તો આ જે ટ્રીટમેન્ટ ચાલે છે એ દરમિયાન આપની ટ્રીટમેન્ટ કરાવીએ તો हम्म। પેલી જે અમે ઇમ્યુનોથેરાપી લઈએ છીએ એની અસર યથાવત રહે કે એને કઈ આપની ટ્રીટમેન્ટ એને કઈ ડેમેજ કરે? जो कશું જ વાંધો ના આવે, હું તમને કહું ભાઈ, જી बिकॉज कि ये जो प्रोडक्ट है ना, दैट इज डायरेक्टली गोइंग थ्रू योर ब्लड, इट हैज नथिंग टू डू विद ब्लड टू ड्रग और ड्रग टू फूड इंटरेक्शंस। जो भी थेरापी आपकी चालू है, दैट यू कैन જી कंटिन्यू, अलोंग विद दैट यू कैन स्टार्ट। अगर एलोपैथी की चालू है, चालू रख सकते हो। જી अगर आयुर्वेदिक की चालू है, वो भी चालू रख सकते જી हो। अगर आपकी ये જી होम्योपैथी चालू है, वो भी आप चालू रख सकते हो। तो कोई भी फूड टू ड्रग या ड्रग टू જી ड्रग इंटरेक्शन नहीं है, वो अपना काम करेगी। જી देखो मैं સર। आपको बताऊं कि ये जो सारी थेरापीज है ना, जो જી मैंने बताया, वो જી टेम्पररी सॉल्यूशन है। જી तो कभी भी आपको જી परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देती। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, यू नीड टू गो विद अ स्टेम જી सेल थेरापी, क्योंकि ये मदर सेल है। ये जो आपका डैमेज है, सेल्यूलर डैमेज, उसको, જી ये सिर्फ यही चीज है जो उसको रिपेयर कर सकती है।
રાઈટ. નવા ટી સેલ બનાવવાનું કામ जी सर ફક્ત આની जी પાસે છે, બીજા કોઈ પાસે નથી. there is no medicine in the world which can जी create another T cell, right? जी जी તો તો બેઝિકલી મારે આના માટે વધારે માહિતી જોઈતી હોય, મારે ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરતો વડોદરા જઈને ત્યાં આગળથી વધારે માહિતી લઈ, બીજા કોઈને સવાલ પૂછવા હોય તો વધારે સમય આપનો નથી બગાડતો. હા, કશો વાંધો નહીં, there is no problem. આમ તો અત્યારે હું અહીંયા યુએસએ આવેલો છું, હા, પણ મહિના જી પછીથી લગભગ સવા મહિના પછી હું ફરી પાછો વડોદરા આવી જઈશ, રાઈટ. જી મીનવાઇલ તો અત્યારે ત્યાં પણ જો તમારે જવું હોય તો ત્યાં આગળ જી સુમેર સર છે, દિલીપ સર છે, રેનુ મેડમ છે, આ લોકો તમને જી પ્રોપરલી આખું ડિટેલ સમજાઈ શકે છે, રાઈટ. જી સર તમારા જી સર રિપોર્ટ મોકલશે, જી સર રિપોર્ટ જોઈને હું તમારો ડોઝ પણ નક્કી કરીને કહીશ કે આટલો ડોઝ લેવો જી પડશે, આટલા ટાઈમ, બરાબર. જી પિરિયોડિકલ શું જી ચેન્જીસ આવશે ડોઝમાં એ લખીને હું મોકલીશ, એ પ્રમાણે તમને ડોઝ પણ આપી શકશે, જી 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 રાઈટ સર. જી ઓકે, એ ઠીક है, ઠીક है. કેવી મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ કેવી હોય છે, મોંઘી કે કેવી રીતે नहीं नहीं नहीं, પરવડે છે સાંભળો કે એવું? सर, सर જી ये कॉस्टली है या चीप है, वो इट्स अ कंपेरेटिव वर्ड, सही है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये જી कॉस्टली है या જી सस्ती है. मैं इसको જી कॉस्टली नहीं बोलता, मैं इसको प्रेशियस बोलता हूँ. प्रेशियस यानी एक वस्तु मोंघी છે ને એક વસ્તુ કિંમતી છે, બરાબર. जी 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 બે બે जी देर आर टू मेटल्स, जी एक है पित्तल और एक है सोना, दोनों येलो है, जी सर दोनों सॉलिड है, समझी सकिए जी પણ પ્રેशियસ हाँ કઈ છે? सर, ये કોસ્ટલી इसका નથી, मैं પ્રેशियસ आंसर છે थोड़ा સોનું. हाँ सर धीरू भाई, जी अभी मेरे मॉम को कैंसर डायग्नोस हुआ था पिछले 6 महीने पहले. जी હિન્દીમાં જ બોલું છું, બધાને ખબર પડશે. સપ્ટેમ્બર जी ऑगस्ट 2024 में 6 महीने जी पहले डायग्नोस हुआ था. तो मेरे मॉम की ट्रीटमेंट गई होगी 1.5-2 लाख रुपए के आसपास गई होंगी. तो जी मैं तो भी ये मानता हूँ कि मुझे जो पैसे लगे हैं और उसके जी कंपेयर में मेरी मॉम का जो डिसीज क्योर हुआ है, जी तो इट्स नथिंग फॉर मी. मीन्स नथिंग फॉर जी मी मीन्स उसके जी कंपेयर में नथिंग है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगा. जी 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 और धीरू भाई अगर आप कैंसर का कोई भी इलाज कराने मेडिसिन जाओ बाहर कैंसर तो का सस्ता नहीं आप होता. હા સાહેબ હું એમાંથી પસાર થઈ ચૂક્યો છું એટલા માટે પૂછું છું. ના, હું અને તમને એ જ કહું છું કે કેન્સર નું ટ્રીટમેન્ટ સાહેબ કોઈ સસ્તી નથી યાર. HCG માં ટ્રીટમેન્ટ ચાલે છે, ફેક્ટ ફેક્ટ HCG માં ફેક્ટ, ચાલે ટ્રીટમેન્ટ સાહેબ. જી એક્ઝેક્ટલી ફેક્ટ. જી નહીં એટલે કહેવાનો મતલબ કે એ જે ટ્રીટમેન્ટ ચાલે છે ને એના કરતા તો સસ્તું જ છે, એની કમ્પેરિઝનમાં સસ્તી જી છે. હું સમજી શકું કારણ કે આજે સમજી કેન્સર શકું એટલે 5-10 લાખ રૂપિયાની મિનિમમ તૈયારી રાખવી પડે છે માણસે, બરાબર. એ ખર્ચ્યા પછીથી એનાથી પણ આગળ મળતું નીકળી નથી, ગયા. રીએકરન્સ થતું હોય છે. જી 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 જ્યારે એની જી કમ્પેરિઝનમાં આપણે 3 ગણા 4 ગણા ઓછી પ્રાઇસ ની અંદર આની અંદર ટ્રીટમેન્ટ કરીએ, ઓકે સર આપણી જી ટ્રીટમેન્ટના આપણને રિઝલ્ટ મળે ને રીએકરન્સ પણ ના થાય, બસ રાઈટ. રિઝલ્ટ જોઈએ સર, બીજું તો રિઝલ્ટ આર ભગવાનની ઉપર પરફેક્ટ, છે, પણ પૈસાનો સવાલ નથી રહેતો, પણ રિઝલ્ટ ફેક્ટ મળે ફેક્ટ તો ફેક્ટ, એમ માનતું કે અમને ભગવાન મળી ગયા હતા. એક્ઝેક્ટલી એક્ઝેક્ટલી 100%. જી જી હા, જી જી વચ્ચે જે ભાઈ નો બોલે પ્રોબ્લેમ. પેશન્ટ ના કોઈ સન હતા, વચ્ચે જે કોઈ ભાઈ એનું અનુભવ કીધો હા, એ કોઈ એ પેશન્ટ? પોતે એ ડોક્ટર હાર્દિક પટેલ કરીને હાર્દિક છે, આ એમની સાથે મહારાષ્ટ્રની અંદર વાત થઈ છે. પ્રેક્ટિસ કરે છે, અને એમના પોતાના મધરને જી કેન્સર હતું, બરાબર. જી 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 એમણે પણ એક કીમો આપી હતી, પણ પછી એમણે કીમો બંધ કરી દીધી અને જી આના પર જ કામ ચલાવ્યું, અને હા એમનો એમની સાથે વાત 4.5-5 થઈ હતી, મહિનામાં મારો સંપર્ક રેડિયો એમના થયો રેડિયો હતો. રિપોર્ટ નોર્મલ રેડિયો આવી ગયા. આપ્યું હતું સાહેબ, રેડિયો રેડિયો આપી દીધું, ઓકે રેડિયો ઠીક છે. હા. એન્ડ સાહેબ આના પર જ આપણે એ કર્યું તો સપ્ટેમ્બર માંથી સપ્ટેમ્બર એન્ડ એટલે ઓક્ટોબર થી ચાલુ કરી એમ સમજીને ચાલો. જાન્યુઆરીમાં તો નોર્મલ રિપોર્ટ આવી ગયા મારા સીએ લેવલ, હું તમને શેર કરી દઈશ એવું હશે તો રિપોર્ટ. એન્ડ માર્ચમાં તો એકદમ હાવ એટલે મીન્સ નોર્મલ આવી ગયા છે. મીન્સ જી સમજો નોર્મલ રેન્જ 0 થી 3 હોય છે તો 0.5 બિલો 0.5 આવ્યો છે રિપોર્ટ. તમે કહેશો તો હું શેર કરી દઈશ રિપોર્ટ, કઈ વાંધો નહીં. જી સર જી સર નોર્મલી શું છે, થેન્ક યુ 4.5 થી લઈને 6 મહિનાની અંદર રિઝલ્ટ આવી જતા હોય. કોઈ કેસ જી અંદર સર થોડું જી પ્લસ સર માઇનસ થાય, બાકી નોર્મલ ટ્રેન્ડ ઇઝ ના ના લાઈક ધેટ કે ભાઈ બહુ સારી 4.5-5 વાત, મહિનાથી લઈને 6 મહિનામાં રિઝલ્ટ આવી જાય, રાઈટ. બહુ જ લોકો પણ પરેશાન છે પછીથી સાહેબ. रिजल्ट आई जाए એટલે આપણે બંધ નથી કરતા, સાંભળો. हाँ हाँ रिजल्ट आने के बाद अपन तुरंत बंद नहीं करते इसको, इसको कम जी से कम 8 से 9 महीना लेते हैं, राइट. जी કે જેથી કરીને એ जी માત્રામાં ટી સેલ્સ તૈયાર થઈ જાય છે, ફરીથી રિપીટ ના થવા દે. जी ठीक सर है, जी सर ओके, ठीक भले है, भले. थैंक यू सो मच सर, थैंक या वीरेंद्र जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, वीरेंद्र जी, और बाकी लोग का हाँ क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेस करके गुज- रखिएगा। वीरेंद्र जी गुजरात में हेलो मैम,
हाँ जी હા बोलिए। બોલીએ। હા મહેતા સાહેબ ગુજરાતીમાં બોલીશ ચાલશે? ચાલશે ચાલશે, કોઈ વાંધો નહીં। જી હવે સાહેબ એમાં એવું છે, પેશન્ટ છે એકચ્યુઅલમાં મારા મામી છે। હા હાજી, હવે એમને અત્યારે એનાપ્લાસ્ટિક થાઇરોઇડ કેન્સર ડિટેક્ટ થયું હતું ઓકે અને એમની સર્જરી થઈ ગઈ છે। રાઈટ થોડી ડિફિકલ્ટ હતી પણ સર્જરી થઈ ગઈ છે અને ત્યારબાદ પછી એમને રેડિયેશનના ડોઝનું સજેસ્ટ કરેલું ડોક્ટર સાહેબે ઓકે અને એમને રેડિયેશનના ડોઝ ટોટલ 17 સમથિંગ ડોઝ દેવાના છે ઓકે અને હાંસડીના ભાગે પાછું ઓછી સાઇઝમાં પણ ડિટેક્ટ થઈ છે પાછી તકલીફ। રાઈટ રાઈટ રાઈટ, એટલે મેટાસ્ટેટિક કન્ડિશનમાં તો છે જ। સાહેબ ઇંગ્લિશમાં નહીં સમજાય? ના ના વાંધો નહીં, એટલે આ પ્રસરી રહ્યું છે બીજે। હા હા, એવી કઈક તકલીફ રાઈટ ચાલુમાં થયું છે એમ। રેડિયેશનના ડોઝ ચાલુ છે, ડેઈલી લેવાતા હતા, 30 ત્યારે કે 31 લેવાના હતા અને હજી 17 જેવા થયા ત્યાં પાછી રિપીટ થઈ છે તકલીફ। ફેક્ટ। હા, તો શું એમને આમાં? એમને કીમો આપી છે, નથી આપી ને? ના, કીમો હજી આપી જ નથી સાહેબ। ઠીક છે ઠીક છે ઠીક છે, તો વિરેન્દ્રભાઈ આરામથી 100% તમે એમને આ પ્રોડક્ટ સ્ટાર્ટ કરાવો, બરાબર? આ જે છે ને, આ તો છે ને જીભની નીચે મૂકવાનો પાવડર જ છે, આમાં જી કઈ એડમિટ ના થવું પડે, કોઈ ટ્રીટમેન્ટ, કોઈ ઇન્જેક્શન ના લેવા પડે, કશું નહીં, પાવડર જી ફોર્મમાં છે, જીભની નીચે જી ઠાલવી હિન્દી દેવાનો હિન્દી પાવડર, અને બહુ નાની ક્વોન્ટિટી છે, 1.2 ગ્રામ્સ, 1.25 ગ્રામની જી क्वांटिटी છે सर खाली, बराबर? हिंदी ये में बोलेंगे सवार तो अच्छा समय, रहेगा। हाँ, सवेरे दोपहर शाम 3 दफा उसको जीभ के नीचे छोड़ना है वो पाउडर को, राइट? जी तो शुरुआत में हम उनको थोड़ा लोडिंग डोज देंगे, बिकॉज इट इज मेटास्टेटिक, वो आगे ट्रैवल कर रहा है, कहीं और जा रहा है। तो जी जी शुरुआत में यू कैन से अराउंड 3.5 months, 3.5-4 महीने मैक्सिमम, उसको थोड़ा लोडिंग डोज देंगे, उसके बाद वो ओके डोज को हम कम करेंगे, बट टोटल ट्रीटमेंट यहाँ पर चलेगा मिनिमम 8 months, जी बराबर? ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगर ये आपका ये थायरेक्टोमी नहीं भी किया होता, थायराइड नहीं भी निकाला होता, तो भी ये ठीक हो सकता था। अभी कर लिया, देयर इज नो प्रॉब्लम, हो गया तो हो गया, राइट? लेकिन सर जी मैं क्या पूछ रहा हूँ कि हाँ जो ये अभी डॉक्टर यहाँ पे जिन डॉक्टरों ने जो ये सब सर्जरी वगैरह किया और जिनका अंडर में जो सही है। ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन डॉक्टर साहबों का कहने का बात ऐसा है कि ये है ना थोड़ा फास्ट ग्रोइंग, बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रोइंग है। तो 100%। अगर आप समझिए कि ऑपरेशन डेट, 1 मिनट, उनका सन भी उनके लाइन पे ही है। हाँ शक्ति જી शक्ति डेट के तो ऑपरेशन ની डेट 30 એપ્રિલ 2025 30 એપ્રિલ, अच्छा, જી એટલે હા 2 મહિના હમણાં હજી ત્યારે નથી થયા। ઓપરેશન થયું છે। 2 મહિના થયા। અને કઈ તારીખ થી ડોઝ ચાલુ થયા અને કઈ તારીખ સુધીના હતા શક્તિ? 1 મે થી ચાલુ કરેલા છે ઓકે અને 17 દિવસ લીધેલા છે લગાતાર। हाँ ओके तो ओके 17, ओके ओके, हाँ सर 17 दिन जो 17 डेज जो 17 डेज। डोज लिए गए, हाँ उनके समझ ही रहा हूँ। हाँ बस उससे 2-3 दिन पहले तो वो थोड़ी सूजन दिखने लगी थी और ओके, वो रिपोर्ट वगैरह करवाया तो फिर वो डिटेक्ट अगेन हो गया है यूं। तो सही मेरे है। मानने से 15 या 14-15 दिन का ही डोज लगा होगा और वो रिपीट हो गया था, हो गया। जो नहीं, दिखने अभी अभी लगा था, डॉक्टर्स क्या सूजन बोल रहे वगैरह हैं? दिखने लगी थी यूं। तो ये नहीं, આ फास्ट તો થઈ ग्रोइंग તો ज्यादा ગયું, है। हाँ जी, આ થઈ તો ફાસ્ટ ગ્રોઈંગ છે, બધું બરાબર, પણ આ થયું, હવે ડોક્ટર શું કહે છે? અત્યારે ડોક્ટર લોકો એવું કહેવા માંગે છે સાહેબ કે હવે આજે કીમો ઉપર જવાનું કહે છે કે અત્યારે જે હવે આ રેડિયેશન ના ડોઝ આપો છો તો રેડિયેશન થી જો અસર કઈ દેખાતી નથી, તો પેલા એ રાઈટ લોકો એવું કહેતા હતા કે થોડો રેડિયેશન નો ડોઝ અને થોડો કીમો નો ડોઝ દેશું, પણ પછી બધું જોતા, રિપોર્ટ જોતા પછી એમણે એવું ડિસાઈડ કર્યું કે હવે રેડિયેશન બંધ કરી દઈએ અને પ્રોપર કીમો ના ડોઝ ઉપર કીમો, આપણે શિફ્ટ કરાવીએ એમ। રાઈટ રાઈટ રાઈટ, આ સજેશન અત્યારે આપે છે। હા હા હા, 2 તો મહિના પછીથી આપનું જી સોરી 2 મહિના પછીથી હા હા આપણે તો એટલે એપ્રિલ 30 એપ્રિલે થયું ને ઓપરેશન, હા ત્યારે 30 થયું એપ્રિલ હતું। થી 30 મે, 30 જૂન, 2 મહિના પતી હા ગયા, હા બધે રિપીટ પણ થવા માંડ્યું, 15 દિવસમાં બીજે દેખાવા માંડ્યું, એના પછી 1.5 મહિને હવે એમ કે છે કે બીજે આપણે હવે કીમો ચાલુ કરીએ। હા એક કીમો ચાલુ કરશો ને, તેમ છતાં પણ મેં શું કીધું, એ કેન્સરના સેલને મારવાનું તાત્કાલિકમાં કામ કરશે, એનાથી આગળ કઈ નહીં કરી શકે, રાઈટ? હા અને આ એમાંય સાઈડ સાથે પર જો ડોક્ટરે આપણે, કીધું જ છે, સોરી સાહેબ હા વાત કાપું છું આપની, પણ હા હા બોલો, સાથે ડોક્ટર સાહેબે કીધું જ છે કે કીમો દેશો તો પણ ઈ બહુ ઇફેક્ટિવ તો નથી જ, પરફેક્ટ, મેક્સિમમ 10 to 20% ઇફેક્ટિવ છે, એમ બહુ ઇફેક્ટિવ છે જ નહીં।
એનો મતલબ કે એને હાથ ખંખેરી નાખ્યા જ સાહેબ. એનો મતલબ કે તમે પૈસા ખર્ચો, 100% નથી આવવાનું રિઝલ્ટ એમ. 10-20% हाँ हाँ એટલે हाँ શું हाँ થયું સાહેબ આની અંદર? हाँ સાંભળો, हाँ એવું કેન્સર જ નો કહેવાય સેલ नॉर्मल जी सेल करता केवी रीते अलग है कि नॉर्मल सेल जो है ना, आपका नॉर्मल सेल जो बढ़ता है वो उसकी कंपैरिजन में कैरासिनोजेनिक सेल है, मेलिग्नेंट सेल्स, वो 15-20 गुनी स्पीड से बढ़ता है. હવે આ 10% આપણને ફાયદો આપે ત્યાં સુધીમાં પેલો 100% ફરી વધી જાય. સમજ્યા કે हाँ નહીં? એટલે એનો કોઈ અર્થ નથી. जी उससे बेहतर कि आप ये शुरू करो, स्टेम सेल थेरेपी शुरू करोगे, आपको रिजल्ट आना शुरू होगा. बिलीव मी, ये जाएगा, दोबारा नहीं आएगा बॉस. हाँ, जी साहेब, लोडिंग તો डोज એના लेना માટે पड़ेगा. કઈ જગ્યાએ સંપર્ક કરવાનો રહેશે સાહેબ? તમને છે ને ત્યાં, તમે બરોડા છો? ના, હું હાલ રાજકોટ છું, પણ બરોડા હું આવતો જતો હોઉં છું. અને બરોડા મારા એક કઝિન પણ છે, જે લાઈન ઉપર છે જ વિડીયોમાં. ઓકે ઓકે. કોણ કોણ છે? મારા નામ સેમ નેમ છે અમારા બેનના. ઓકે. વિરેન્દ્રભાઈ, હેલો. હેલો. હા, બોલો બોલો. હા હા વિરેન્દ્રભાઈ, સાહેબનો કોન્ટેક્ટ કઈ રીતે આ દવા માટે કરવાનો ને એ બધું આપને ખ્યાલ છે? ના, એ હજી જાણવાનું છે. અહીંયા બરોડા જ કહેતા હતા. હા, હોસ્પિટલ બરોડામાં છે ને, હું તમને જણાવી દઉં વિરેન્દ્રભાઈ, બરોડામાં જી છે ને રેનુ મેડમ કરીને છે. હા. હા, રેનુ મેડમ, એ અહીંયા છે ને, આના પર તમને એનો નંબર પણ ડિસ્પ્લે કરી દેશે બરોબર. ચેટમાં જઈને. એટલે તમે એમનો કોન્ટેક્ટ કરજો. હું અત્યારે તો અમેરિકામાં બેઠો છું, એટલે મારે માટે નહીં થાય પોસિબલ, પણ 1.5 મહિના પછી હું ત્યાં આગળ હોઈશ ને, ત્યાર પછી આપણાથી મળાશે પણ ખરું. પણ અત્યારે તમે રેનુ મેડમનો કોન્ટેક્ટ કરી એમની પાસેથી પ્રોડક્ટ લઈને ચાલુ કરજો, રાઈટ? હું ઓકે મેડમને ડોઝ કહી દઈશ, તો એ રીતે ડોઝ આપવાનો શરૂઆત કરશો ને, એટલે ત્યાં હું આવીશ ત્યાં સુધી તો ઘણો ફેર પણ પડવા માંડ્યો છે. ઠીક है? ઓકે ઓકે ओके, જી સાહેબ, થેન્ક યુ સર. ठीक है, જી ठीक है, या बाय. જી સર. मैडम નો નંબર લો. रमेशભાई, रमेशभाई, हाँ, क्वेश्चन पूछ लीजिए आप. હાજી સાહેબ, हाँ, पूछ. હા, બોલો બોલો. ધીરુભાઈ સોલંકી આપ સાહેબ સાથે જે વાત કરી ને, એમનો ભાઈ બોલું હું. હા હા મને સાહેબ જીભમાં તકલીફ છે હા, કેન્સરની ઓકે, હતું એમ. તો રાઈટ. આપ સાહેબની જે દવા છે હમ એ કોઈ બી પ્રકારના કેન્સર ઉપર કામ કરે છે કે બ્લડ કેન્સર ઉપર જ છે? કોઈ પણ જાતનું કેન્સર સાહેબ, મોઢાનું કેન્સર હોય, જીભનું કેન્સર હોય, અન્નનળીનું કેન્સર હોય, લિમ્ફેટિક કેન્સર હોય, જી લ્યુકેમિયા સાહેબ, હોય, બ્લડ કેન્સર હોય, જી સાહેબ, આંતરડાનું કેન્સર. જી સાહેબ, મને હમણાં ઇમ્યુનોથેરાપીનો ડોઝ ચાલે છે. હા તો મને એવું જાણવા મળ્યું કે ઈ સ્ટેટમેન્ટ જે છે આપ સાહેબની, હા. એ કે બ્લડ કેન્સર ઉપર જ કામ કરે છે, એટલે મેં પૂછ્યું એમ. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. ના, એ જેને ખબર ના હોય એને આપણે જી તો જે પણ પૂછીએ એટલે એનો જવાબ એ જ આવે, બરાબર? જી જી મેં શું કીધું, હું આ પ્રોડક્ટ પર છેલ્લા 10 વર્ષથી કામ કરું છું, આજનો નહીં. જી ફેબ્રુઆરી 2015, કેટલા 10 વર્ષ ઉપર બીજા 4-5 મહિના થઈ ગયા, જી બરાબર? જી જી કેન્સરના કોઈ પણ પ્રકાર, જી કોઈને સિસ્ટ હોય ને, ઓવેરિયન સિસ્ટ, અને કેન્સર હશે, એના પર બી કામ કરે. જી એટલે આ એવું નથી કે શેના પર કામ કરશે. કેન્સરનો કોઈ પણ સેલ હોય, જી કોઈ સેલ કેન્સરમાં કન્વર્ટ પણ થવા જઈ રહ્યો છે, એને જી પ્રિકર્શન્સ કહેવાય, એના પર પણ આ કામ કરે. એ થતું પણ ફર્ધર અટકાઈ શકે, એટલે એનું અચ્છા. પ્રોગ્રેશન અટકાઈ દે અને એને મારી પણ શકે, બે કામ કરે, રાઈટ? ઓકે ઓકે એટલે તમારા કેસની અંદર કોઈ વાંધો જી ના આવે. જી 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 સર, હું એમનો ઠીક છે. સન બોલું. હા, બોલો હવે બોલો. એમને જયારે આપણે મારા મોટા પપ્પાએ ધીરુભાઈ સોલંકીએ જે તમને કીધું એ રીતે કે Correct. ફેબ્રુઆરી 2024માં કેન્સર ડિટેક્ટ થયું હતું. ત્યાર હા પછી આપણે શરૂઆતની ટ્રીટમેન્ટમાં 3 સાયકલ કીમોની લીધી. 20-20 દિવસે કીમો Correct. આપવાના આવતા હતા, મતલબ 60 રાઈટ દિવસ રાઈટ રાઈટ. પછી ડોક્ટર સાથે ડિસ્કશન કરીને કેટલું ગાંઠ ઓછી થઈ કેન્સરની, એ પ્રમાણે પછી રેડિયેશનના ડોઝ નક્કી કર્યા અને પછી 3 મહિના રેડિયેશનની ટ્રીટમેન્ટ ચાલી. ઓકે. ધેન આફ્ટર એ 3 મહિના રેડિયેશન લીધા પછી 3 મહિના ઘરે રેસ્ટ મતલબ કર્યો ને પછી પેટ સ્કેનનો રિપોર્ટ કરાવ્યો. એટલે ઓકે. અમારે એ ટાઈમે કેન્સરની ગાંઠ મતલબમાં જે 7.5 સેન્ટીમીટરની હતી, જીભ પરથી ગળામાં ડાબી સાઈડ અંદર ઉતરેલી ને ઓકે. પછી એ પૈતું એટલે ડોક્ટરનું એમાં સીધી 4.5 સેન્ટીમીટરની થઈ ગઈ હતી. ઓકે. મતલબમાં રિઝલ્ટ મળ્યું આપણને. પછી જયારે વાત આવી કે હવે ઓપરેશન કરવું કે આગળ શું પ્રોસેસ કરવી એમ, કેમ કે કેન્સર તો સાવ ક્યોર થઈ ગયું નતું. તો રાઈટ. પછી ક્લિનિકલી જયારે ચેક કરતા ડોક્ટરો, તો એમને એવું લાગતું કે
મતલબ વસ્તુ દેખાતી નથી જીભ ઉપર કે હમ હા હમ અહીંયા હમ ચાંદુ પડ્યું છે તો આટલો ભાગ મારે કાઢવો છે, ફેક્ટ. મતલબ એ રીતની પોસિબિલિટી થઈ ગઈ. પછી હાલ અત્યારે 1 વર્ષ થઈ ગયું મારા ફાધર ને હમ ઇમ્યુનોથેરાપીના ડોઝ લેતા, પણ કહેવાનો ઓકે મતલબ એમાં અમે 3 વખત પેટ સ્કેનના રિપોર્ટ કરાવી લીધા, પણ રોગ ઓકે વધતો નથી, આગળ ઘટે છે, હમ મતલબ હમ સ્ટેબલ હમ છે. હમ હમ એમનું હમ બ્લડ વધે, એમના હિમોગ્લોબિનના રિપોર્ટ સારા આવે, Good. આરબીસી, હમ 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 ડબલ્યુબીસી. બસ એ જ પૂછવું હતું કે તો મતલબ આપણે જે સ્ટેમ સેલ વાળી દવા છે સાહેબ, એ આપણે લેવાનું ચાલુ કરીએ તો એમાં રિઝલ્ટ કેવું રહે? આ મતલબ જે કન્ડિશન પરફેક્ટ. હતી ફાધરની મારા એ મેં તમને કહી દીધી. 100%. હવે તમે અત્યાર સુધી જે માર્ક કર્યું છે ને, તમે આ લેવાનું ચાલુ કરો, પછી માર્ક કરીને તમે મને નહીં કહો, દુનિયાને કહેશો. ના 110% વાત સાચી સાહેબ, એટલે જ મેં કીધું ને 100%. કેમ એનું કે એનું કારણ હું તમને કહું. સાંભળો, આ કેવી વસ્તુ છે ખબર છે? કેન્સર કે આપણને એકલાને ખબર જેવું નહીં, આપણા સગાવાલા જાણીતા બધાને ખબર હોય કે ભાઈ અમને આવો પ્રોબ્લેમ છે. હવે એની અંદરથી એ જયારે બહાર નીકળશે, એમને હાજી સારું હાજી થવા માંડશે, એમની તબિયત દેખાશે, એમનું કેન્સરના રિપોર્ટ નોર્મલ આવી જશે, એટલે લોકો તો પૂછશે ને હા હા સર કે ભાઈ આ કેવી રીતે મટી ગયું, આ તો મટતું નથી હોતું નોર્મલી. હાજી ગોટ માય પોઈન્ટ? તો હા હા કહેવાનો સર મતલબ કે રિઝલ્ટ આર બાઉન્ડ ટુ કમ 100%. જે પ્રમાણેનો કીધો એ પ્રમાણેનો ડોઝ લેવો પડે, એટલો ટાઈમ લેવો પડે, રિઝલ્ટ પાકા આવે છે. એ બાદમાં તમે હા સર બેધડક રહો, રાઈટ? અત્યાર સુધી જે રિઝલ્ટ નથી મળ્યા ને, એનાથી બેટર રિઝલ્ટ તમને આનાથી મળશે. હા સર લોડિંગ ડોઝ લેવો પડશે, કારણ કે મેટાસ્ટેટિક છે, ઇટ હેઝ ગ્રોન ફર્ધર. હા બરાબર? હા સર એટલે હા સર હવે આપણે એને 2 કામ કરવું પડે કે એનો ગ્રોથ અટકાઈ અને એને મારવું પડે. બરાબર? હા સર થોડોક લોડિંગ ડોઝ જશે ટેમ્પરરી, થોડોક ટાઈમ માટે, પણ પછીથી એને નોર્મલ ડોઝ પર પણ આપણે લઈ આવીશું. એટલે જે ડોઝ બરાબર અત્યારે ચાલુ થશે એ લાઈફ ટાઈમ નથી ચાલવાનો. હા હા સર. એ અને 3-4 બીજું સર મહિના, એવું 5 મહિના પછીથી એ ડોઝ ઘટી જશે. હા સર પછી 2-3 મહિના ઘટેલો ડોઝ રહેશે, પછી ફર્ધર ઘટી જશે અને પછી બંધ થઈ જશે. હા સર. ને બીજું સર એવું રાઈટ? કે આપણે જયારે આ સ્ટેમ સેલ નો ડોઝ લઈએ તો એના કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ ખરા? એક પણ નહીં સાહેબ, એટલી હદે સેફ પ્રોડક્ટ છે. મેં શું કીધું? 0 સાઈડ ઇફેક્ટ. હા સર યુએસએફડી સર્ટિફિકેટ એને ત્યારે મળ્યું કે આ એટલી હદની સેફ પ્રોડક્ટ છે કે પ્રેગ્નન્સી હોય ને, હા સર આપણને ખબર છે પ્રેગ્નન્સીમાં ડોક્ટરે, ધારો કે પેશન્ટને તાવ આવ્યો કે કશું હોય તો એને દવા લખી તો 12 વાર વિચાર કરવો પડે, કારણ કે હા સર દવાની ઇફેક્ટ કોને થાય? ફિટસને, ગર્ભના બાળકને. એ કોઈ દવા એવી હોય કે જે નેફ્રોટોક્સિક હોય તો એની કિડની ખરાબ થઈ શકે બાળકની, માતાના ગર્ભમાં. હા સર હિપેટોટોક્સિક હોય તો એનું લીવર ખરાબ કરી નાખે. રાઈટ? તો હા આ સર પ્રોડક્ટ એટલી હદે સેફ છે કે તમે પ્રેગ્નન્સીના 9 મહિના, ફર્સ્ટ ટ્રાઇમેસ્ટર થી લઈને લાસ્ટ ટ્રાઇમેસ્ટર સુધી બધા અપાય, ઓકે કોઈ સર સાઈડ ઓકે ઇફેક્ટ નહીં. હા, એટલે વિધાઉટ એની ટેન્શન, વિધાઉટ એની સ્ટ્રેસ, 100% આપો તમે, કોઈ ટેન્શન નહીં. રાઈટ? ઓકે સર ફાયદો મળશે, ઓકે નુકસાન નહીં થાય. જે હા નુકસાન સર હશે ને એ બધા ક્લિયર થઈ જશે એનાથી. હા સર ગોટ માય થેન્ક યુ પોઈન્ટ? સર થેન્ક ઓ યુ થેન્ક યા, યુ સર. ભલે ભલે. યા. हिनल मैडम आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। हिनल मैडम। सर मतलब ये जो धीरू भाई मतलब अभी जो ये क्वेश्चन पूछे तो उनको कितना मतलब डोज लेना है वो आप उनको हाँ, बता दीजिए। वो मैं रिपोर्ट देख करके आपको भेज दूंगा. હા, ओके રિપોર્ટ सर। એમને જે વાત કરી ને એ હિસાબે તો એમને છે ને લોડિંગ ડોઝ આપવો પડશે. હવે એમની શરૂઆત એવી રીતે કરજો કે ओके શરૂઆતના सर। 4 દિવસ સવાર સાંજ એક એક. ओके सर। તમે સાંભળ્યું છે ને મેડમ? રેણુ મેડમ આપ भी सुन लो. हाँ सर। યસ સર યસ હાર્દિક સર સર, હા, યસ સર તો યસ સર શરૂઆતના 4 દિવસ સવાર સાંજ એક એક, પછીના 4 ओके દિવસ સવાર સાંજ 2-2, રાઈટ? અને ओके 8 सर। દિવસ થઈ જાય પછીથી સવાર બપોર સાંજ 2-2-2, 6 સેચેટ્સ આ ડે. ઓકે સર બરાબર? ओके એ ओके सर। મિનિમમ 3.5 થી 4 મહિના પછી આપણે એમનો રિપોર્ટ ફરી કાઢીને જોઈ લઈશું અને એના બેઝિસ પર આપણે એનો ડોઝ ઘટાડીશું પછીથી. ઠીક છે? ઓકે સર। અને ઓકે, સર બીજું ભલે. એ કે પેલા જે વિરેન્દ્રભાઈ તમને અત્યારે સવાલ કર્યો કે જેમને હા થાઇરોઇડક્ટોમી હતું તો એમના માટે હા, કેવી ડોઝ સજેસ્ટ કરવાના છે એમના માટે? ના એમને પણ આ રીતે જ આપો, એમને પણ આ જ રીતે આપો. રાઈટ? એમને પણ 3-4 દિવસ માટે શરૂઆતમાં એક એક કરો, પછીથી 2-2 કરો અને પછીથી એમને સવાર બપોર સાંજ 2-2-2 કરો. ઓકે એટલે આમનું જે તમે સેમ કીધું કે સેમ જ. સવારના શું કહો છો? ઓકે એટલે સર તમે આમણે એવું કીધું અત્યારે કે સવારના એટલે 4 દિવસ માટે સવાર સાંજ એક એક કરો બરાબર, યા, ફેક્ટ. પછીના 4 દિવસ તમે બે બે કરવાના છે? હા, 2-2, બે સેચેટ સવારે અને 2 સેચેટ સાંજે. એક સેચેટ જીભ ચાલ નીચે મૂકવું, એ ત્યાંથી ઓગળી જાય પછી બીજું ઠાલવી દેવાનું. ઓકે સવાર સાંજ બે બે અને હા, પછી 8 દિવસ રાઈટ. પછી હા અને પછીથી સવારે બપોરે ને સાંજે 3 ટાઈમ બે બે ઓકે બે સેચેટ, એટલે થોડો લોડિંગ ડોઝ આપવો પડશે. ઓકે રાઈટ? ઓકે એ એમને 3, 3.5, 4 મહિના જેવો રહેશે, પછીથી એ ડોઝ ઘટી ઓકે જશે. સર
ઓકે સર પછી ફરી સમજી પાછો ગયા સવાર સાંજ બે બે પર આવી જશે, પછી સવાર સાંજ એક પર આવી જશે, અને ધેન વિલ ઓકે સર સ્ટોપ. ઓકે સર એ તો ઓકે, તમને પાછા યા, અમે કન્ફર્મ કરી લઈશું. ઓકે ચોક્કસ સર થેન્ક ચોક્કસ, નો યુ. પ્રોબ્લેમ. હા યા. मीत जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। मीत पाटिल। हाँ गुड मॉर्निंग सर, सर। मेरे हाँ बोलो मेरे रिलेटिव है सर, आपको मैंने रिपोर्ट भेजे थे। हाँ पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, बोलिए बोलिए. हाँ, आपने रिपोर्ट पढ़े होंगे तो फिर भी एक बार पढ़ देता मैं। हाँ ओवरली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा कंपेटिबल विथ लंग प्राइमरी, ये रिपोर्ट पढ़ा होगा आपने। हाँ हाँ हाँ, लंकार हाँ मैंने वो हार्दिक सर को भेजा. हाँ हाँ हाँ, वो तो दैट आई हैव गॉन थ्रू. अभी सवेरे उठ के मैंने देखा था वो. हाँ तो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग्स है, कोई टेंशन नहीं, उसके अंदर भी रिजल्ट्स आएंगे, कोई टेंशन नहीं है. हाँ तो सर આમાં ગુજરાતીમાં બોલો આ ગુજરાતી, પેશન્ટને હિન્દી, ઓકે મરાઠી, તમે જેમાં ફાવે એમાં બોલો. હું તમને ગુજરાતી ને હિન્દીમાં ને ઇંગ્લિશમાં આન્સર આપી શકીશ. મરાઠી મને ઓકે હજી આવડતું નથી બોલવામાં. ઓકે તો Yeah. સર પેશન્ટને જ્યારે ડિટેક્ટ થયું આ બધું ત્યારે हम्म. नो सिम्टम एनी सिम्टम, ओके. उनको कुछ भी तकलीफ नहीं था, इस रिलेटेड कोई सिम्टम नहीं था, जस्ट ये राइट. बरेली डिटेक्ट हुआ, गए थे दूसरे ट्रीटमेंट के लिए और डिटेक्ट हुआ दूसरा ये। फैक्ट फैक्ट फैक्ट. हाँ तो अभी उनको कहने का मतलब ये है कि उनको इस रिलेटेड कोई भी मेडिसिन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है. हाँ पेशेंट इज फ्रेश। ओके 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 ओके, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, हाँ वो तो बेहतरीन है, इसमें अपने सर लिए वो अच्छा ये है. सर हाँ तो इसमें सर ऐसा सोच रहे कि सिंगल ट्रीटमेंट ये जो है स्टेम सेल सिंगल हाँ. ट्रीटमेंट वही शुरू करके अगर ट्रायल ले सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को सिम्टम नहीं है तो उसका। मैं वही बोलता हूँ कि अगर अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं, मान लो कि कीमो रेडिएशन कुछ नहीं हुआ, तो बेहतर है हमारे लिए. दैट यस इज गुड. दैट विल फर्दर हेल्प, दैट विल हेल्प टू इनिशिएट द थिंग्स फास्टर, और सेकंडली उसका रिजल्ट भी फास्टर आएगा. गॉट हाँ माय पॉइंट. क्योंकि क्योंकि तो ये अदर बेहतर है सेल हमारे लिए. तो आपके थ्योरी के हिसाब से अदर सेल भी डैमेज नहीं हुए हैं कोई ट्रीटमेंट से, और हाँ, रिजल्ट भी ट्रीटमेंट से डिटेक्ट अच्छी तरह होंगे वो। राइट राइट राइट. तो सर इनको कितना पीरियड लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। नहीं देखो, कैंसर का कोई भी चीज है ना, वी नेवर टेक चांस. उसको कम से कम 8 से 9 महीना हम देते ही देते हैं, व्हाट्स जी एवर. राइट. वंस इट इज आइडेंटिफाइड, डायग्नाइज कैंसर, तो वी नेवर टेक चांस. क्योंकि जैसे मैंने बताया, द मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट इज द इश्यू, कैंसर वंस इट इज गॉन, इट इज नॉट गॉन फॉर एवर. Reoccurrence is always there, and we जी don't want that. Your patient should always suffer second times or third times, right? तो जी हम यही देखना चाहते हैं कि भाई हमने अगर किसी को क्योर किया तो उसको दोबारा नहीं होना चाहिए. सो बेयर मिनिमम 8 to 9 months 10 months तो चलेगा ही चलेगा ट्रीटमेंट, वो हम देते ही है. राइट. तो उनके केस के अंदर भी ये चलेगा, तो 8 से 9 महीना 10 महीना. ठीक है. ओके लेकिन और ये कंफर्म है कि रिजल्ट भी आएगा, बहुत अच्छा आएगा, और दोबारा होने का चांसेस नहीं रहेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैंसर तो जाएगा, मान लो कि उसके साथ भी छोटे बड़े कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, लाइक अ पर्सन इज सफरिंग विद आइदर डायबिटिक और हाइपरटेंशन और समथिंग एल्स. हाँ, तो उसके अंदर भी उसका फायदा दिखेगा. यू कैन सी इट इन द रिपोर्ट्स. जी सर और तो उसमें ये मल्टीपल सर काम करेगा. जी तो इसमें हम्म. ये जो ड्रग थेरेपी मतलब जो आपके थेरेपी उसमें सिंगल ड्रग है या कुछ दो तीन कॉम्बिने मतलब दो तीन नहीं नहीं नहीं, देखो इसके अंदर कोई ड्रग ही नहीं है. पहले तो मैं आपको बताऊं, ड्रग देयर नहीं इज नो मीन्स। मेडिसिन. इसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ड्रग नहीं है. इसके अंदर सीधे सीधे सेल्स है. जी राइट. क्योंकि हमको क्या करना है, सेल को ठीक करना है. जी हमारे जो बॉडी के सेल्स है वो अभी म्यूटेटिव कंडीशन में गए, एडिनोकार्सिनोमा इज देयर, तो अभी उसको हमको उसके ऊपर काम करना है. कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग नया सेल पैदा नहीं कर सकता. नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ मदर सेल कैन डू इट. ओनली एंड ओनली स्टेम सेल, मदर सेल, जी वही वो चीज कर सकती है. तो इसके अंदर कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी ड्रग नहीं है. इसके अंदर 2 स्टेम सेल्स दिए गए हैं, मेलस डोमेस्टिका, सोलरवाइटिस, दैट टू फाइटोसेल्टेक टीएम. राइट. वो जो दिए ओके गए हैं उसके साथ उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो जो नया स्पेशलाइज सेल बनाएगा, मदर सेल, तो उसको नर्चर करने के लिए, उसको अगेंस्ट ऑल ऑड्स उसको बचाने के लिए एडिटिव्स दिए गए हैं.
राइट। अभी सेल का खुराक क्या है, मान लो किसी सेल को अगर पैदा तो कर लिया है, उसको नर्चर तो करना पड़ेगा ना। तो सेल का खुराक क्या रहेगा? ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीजन उसको ब्लड से मिल जाएगा, बिकॉज योर हीमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजन। 70-75% कंटेंट ऑफ योर बॉडी इज वाटर। फिर भी हम लोग बोलते हैं कि अगर किडनी का इश्यू नहीं है तो यू कैन हैव अ हायर क्वांटिटी ऑफ वाटर। नॉर्मल पीते हो उससे थोड़ा ज्यादा ही पानी पियो, दैट विल बी हेल्पफुल। एंड थर्ड वन इज न्यूट्रिएंट्स। तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? बेरीज आर देयर। उसी के लिए हमने बेरीज दी है, उसी के लिए हमने आस्टाजेंथिन दिया है, नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो 152 प्लस डिफरेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स आर देयर। तो एक नया सेल पैदा करने के लिए स्टेम सेल है, वो पैदा पैदा किए गए सेल को नर्चर करने के लिए बाकी की सारी चीजें दी है, राइट। तो नी नॉट टू वरी ऑन दैट, दैट वन सैचेट इज अ टोटल पैकेज। आई वुड से एक सेल पैदा करने से उसको मैच्योर करके, उसको नर्चर करके, उसको कार्यरत करने के लिए सारी चीजें जो जरूरी है वो सारी दी गई है उसके अंदर। एंड इट इज सर वंडरफुल बिकॉज बेरीज आर देयर। उसका टेस्ट भी अच्छा है, वो आपको किसी भी हालत में दवाई जैसा लगेगा नहीं, राइट। इट इज लाइक स्वीट एंड सॉर। बेरीज की भी थोड़ी खाटी मीठी हो है ना, ये टाइप नो टेस्ट है ना। जी। और सर या इसमें डोजेस क्या रहेंगे? हाँ, डोसेज में ऑलरेडी आई थिंक मैंने भेजा है, नहीं है तो मैं अभी सारी चीजें देख करके भेज भी दूंगा हार्दिक हाँ सर को। सर ही विल सजेस्ट यू, कोई टेंशन नहीं। हाँ, इनको मैंने पहले 4 दिन सुबह शाम एक एक बोला। उसके बाद हाँ 5th डे से लेके 8th डे तक सुबह 2 शाम को 2 यानी रात को 2 ऐसा। एंड फिर राइट। 8 दिन के बाद TDS बोला, 2 सुबह 2 दोपहर को और 2 रात को। हाँ वो दैट इज ओके, दैट कैन बी गिवन और दैट इज रिक्वायर्ड इनफैक्ट आई वुड से। हाँ रिक्वायर्ड है वो, हाँ वो दो बाद आपको। तो भी में सर मैंने उनका। रिपोर्ट सेंड किया, मैंने सेंड कर दिया ओके है ओके, आपको लंग का। ठीक है ठीक है, मैं देख लूंगा बाद में, बता भी देता हूँ। और सर ये पेशेंट को आप कंसल्ट कर सकते हैं आने के बाद? प्रैक्टिकली मुझे जरूरत नहीं होती फिर नहीं भी ना? अगर चाहो तो मैं जब बड़ौदा आ जाऊंगा उसके बाद आई विल टेल यू, तो आप लेके आ सकते हो। अदरवाइज मेरे को पर्सनली चेक करने की, सी कैंसर में कोई चीज बाहर से नहीं दिखाई देगी आपको, यस सर, राइट। वो तो एवरीथिंग यू हैव टू गो थ्रू द रिपोर्ट्स। व्हाई रिपोर्ट। पेशेंट शुड बी हेरेस्ड? पेशेंट को क्यों हेरेस करना है अपने को? लेट हिम बी एट ईज। हाँ, उनको आराम से रहने दो, उनको बिंदास और जो खाते भी। ये कितने भी कैंसर के जितने भी पेशेंट्स हैं ना, उनको मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि शुगर इंटेक कम कर दो, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दो, राइट। वो चीजों से थोड़ा परहेज रखो थोड़े टाइम के लिए, बहुत ज्यादा भी नहीं। इनिशियली 4-6 मंथ्स, 4-6 महीने के लिए, बाद में सारी चीजें आप खा ही सकते हो। तो एक जो ग्लूकोज होता है ना, तो वो कैंसर के सेल को बढ़ावा देता है। बढ़ावा सो आई देता वुड है जी। ऑलवेज सजेस्ट कि ग्लूकोज वाली कोई भी चीज, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है या चाहे वो प्लेन ग्लूकोज है या स्वीट्स है, यू शुड ऑलवेज अवॉइड दैट। अभी शुरुआत के 4-6 महीने में बंद करो, बाद में वी कैन स्टार्ट। एक बार सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएंगे, फिर पूरी जिंदगी है खाने के लिए। और ठीक है। सर एक एक मुझे एक क्वेश्चन है पर्सनल हाँ कि जी। एज ए प्रोफाइलेक्सिस नॉर्मल पर्सन ले सकता है इसको, जिसको कुछ भी डिटेक्शन या कोई अदर डिसीज नहीं है? 100%, 100% ले सकता है। मीत भाई है क्या प्रॉब्लम? देखो अभी हम बोलते हैं ना कि वी आर 100% ओके। कब तक है मालूम? जब तक आपका रिपोर्ट ना निकले जी। रिपोर्ट आएगा, 2-3-4-5 चीजें निकलेगी ही निकलेगी। तो आज की तारीख इसको में यू कैन नॉट से दैट एवरीबडी इज 100% ओके विद हेल्थ। नो बडी इज देयर। क्योंकि आज क्या हो गया, खाना पीना, आप सांस भी लेते हो ना तो प्रदूषित हवा लेते हो। आप जी खाना खाते हो, पहले बोला जाता था कि एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। आई गारंटी अभी आप रोज का एक एप्पल खाना शुरू करो, 15 दिन में डॉक्टर का मुंह देखना पड़ेगा। जी। और पेस्टिसाइड्स, सर कार्बाइड इतना यूज होता है इसके अंदर कि अभी कौन सी चीज खाए कौन सी ना खाए, राइट। हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, तो ये सारी चीजें जो है ना वो आती ही आती है हमको। जी तो वी सर। नीड टू, हाँ इसको एज ए प्रोफाइलेक्टिक यूज किया, एज ए प्रिवेंटिव यूज किया, तो दैट इज 100। उसके अंदर तो डोज एक सवेरे एक शाम मोर देन सफिशिएंट है। जी वही इफ पूछ यू कैन रहा टेक इट था। फॉर 3 मंथ्स, 3 महीना ले ओके। लिया सवेरे शाम एक एक, तो ऐसा कोई चांसेस है वी कैन इरेडिकेट द चांसेस ऑल्सो, राइट। जी जी। सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट इज कि ये आपके ऑर्गन को रिजुविनेट करता है, नए स्पेशलाइज सेल बना करके। मान लो कि अभी आज आपकी एज है 35 या 40, सही है। तो हम्म। आपकी एज, बायोलॉजिकल एज 35-40 है, लेकिन आपकी ऑर्गनल एज है ना वो बढ़ गई है। बढ़ गई है, यस। क्योंकि सब
आपको ही पता है कि आपने कितनी दौड़ भाग की है, कितने स्ट्रेस लिए हैं, कितने क्या बोलते हैं ऑड्स के सामने किए हैं। हाँ, तो वो जी सारी चीजों का स्ट्रेस किसके ऊपर गया? ऑर्गन्स के ऊपर। तो आपकी एज अगर 35-40 है, लेकिन ऑर्गन एज देखा जाए ना तो वो 45-50-60 हो गया 55 होगा। तक जाएगी। जी हाँ, अभी ये जाकर के ऑर्गन्स को रिजुविनेट करेगा। जी तो जो ऑर्गन एज आपकी 50-55-60 हो गई है, तो उसको रिजुविनेट करते 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 वो ऑर्गन तरोताजा होते 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 आपकी जो एज है उसके बराबर आ जाएगी या उससे कम हो जाएगी। तो यानी आज से 10 साल 15 साल पहले आपका ऑर्गन जितना प्रॉपरली काम करता था, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो थी, दैट यू कैन रीगेन विद दैट। जी तो सर गॉट माई इसमें पॉइंट? एज ए प्रोफाइलेक्सिस आप 3 मंथ बोल रहे हैं, फिर उसके बाद या नेक्स्ट रिपीट कब करना बेटर रहेगा? नहीं नहीं, साल में एक आध दफा कर लो, दैट्स ऑल। ओके। क्योंकि सी ऑर्गनल जितने भी सेल्युलर डैमेज है ना, दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जी गॉट माई पॉइंट? से आज सारी चीजें ठीक हो गई तो ये नहीं कि दोबारा नहीं होगा। हम व्हीकल का भी सर्विस कराते, आज सारी चीजें ठीक हो गया, सारी चीजें बदल ली, दोबारा नहीं करना पड़ता। क्योंकि जो घसारो तो लागे ना नहीं ऊपर। जी तो लाइक वाइज, तो वर्षे 1.5 वर्ष एक बार फ्री कर ले जी एज ए सर ये जो प्रोफाइलेक्टिक। हाँ, और ये जो ये है पाउडर के सचेत, इसमें हाँ, कार्बोहाइड्रेट का ये भी कंटेंट्स भी मतलब दिखा है 44। अरे क्या हुआ? बताना पड़ता है। ओके। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पर बैरीज जो दिखी है, राइट? उसमें रहेगा वो बहुत सारे फ्रूट्स है। अभी ये यस। जो फ्रूट है ना, वो फ्रूट नहीं होते, जी दे आर द माइक्रो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ दैट फ्रूट। जी आप एक एप्पल खाते हो, उसका जो माइक्रो एक्सट्रैक्ट्स होता है वो इसके अंदर दिया है, एप्पल नहीं दिया, बराबर। राइट? तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा आपके बॉडी के ऊपर, इसका और कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। गॉट माई पॉइंट? जी जी इन किडनी इश्यूज देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स कि जहां पर बहुत सारे फ्रूट्स आर नॉट अलाउड, जी वो भी है इसके अंदर। और फिर भी ये किडनी को ठीक करता है, जी क्योंकि इसके अंदर वो फ्रूट नहीं दिया, माइक्रो एक्सट्रैक्ट माइक्रो वो है इसके एक्सट्रैक्ट। अंदर, राइट। राइट? और द क्वांटिटी इज सच कि दैट इज नॉट गोइंग टू हार्म एनीथिंग। हाँ, और इतना कार्बोहाइड्रेट तो अदर थिंग से कई ज्यादा मिल जाता है। राइट 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 राइट। बंद है, कैमरा ओके बंद ओके सर। और है। ऑन किया उसने सर एक वीडियो। लास्ट पॉइंट, हाँ, बोलिए बोलिए। इनके साथ अगर कोई पैरेलल थेरेपी होम्योपैथी आयुर्वेदिक कर सकते हैं? बंद कर दिया। सर कोई भी कर सकते हो, देखो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होती, बट इफ यू यस। फील लाइक कि भाई ये आयुर्वेदिक निर्दोष है, उसको हमको साथ में करना है, तो आप आराम से कर सकते हो। कोई इंटरेक्शन, कोई ड्रग टू ड्रग या फूड टू ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता, कोई टेंशन नहीं। यू कैन कंटिन्यू दैट ऑल्सो, अगर आपका वो चालू है वो चालू रखो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके साथ ही आप कर सकते हो। ओके सर। जैसे मैंने बताया कि कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन आज की तारीख में नया सेल पैदा नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल ही कर सकता है, राइट? तो वो सपोर्टिव है तो सपोर्ट में चालू रहने दो, कोई नुकसान नहीं कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, चलेगा। ओके ओके सर, थैंक गॉट यू। माय पॉइंट? या थैंक ओके सर। या धीरू भाई, धीरू भाई आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए। हार्दिक सर, हाँ आप पूछ लीजिए हाँ, आपका ये क्वेश्चन। एक्चुअली मैम यहाँ पे पार्टिसिपेंट है एक अमीशा मैडम एंड केतन हाँ भाई जी, फ्रॉम दमन। ओके। अपार्ट फ्रॉम कैंसर, उनके अमीशा मैम के मम्मी को कुछ डायलिसिस पे है अभी, एंड हिस्ट्री है उनकी हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज सिंस लास्ट 28 to 30 years। एंड अभी ओके। वो डायलिसिस पे आ चुके हैं, लाइक 2 या 3 डायलिसिस हो रहे हैं उनके हफ्ते में। तो उनका ये क्वेश्चन था कि क्या ये स्टेम सेल थेरेपी काम करेगा हमारे पेशेंट पे। एंड उनको बाकी का तो समझाया था, लेकिन अभी एक बार आपसे ही કેતન સર એન્ડ અમીશા મેડમ તમે બોલી શકો છો? હા હા એ જ કહું છું, એ લોકોને બોલવા દો. हेलो। हाँ, बोलो बोलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। હા સાહેબ એકચ્યુઅલી અમીષાબેનના જે મમ્મી છે हाँ, એમને લગભગ 28 વર્ષથી ડાયાબિટીસ અને પ્રેશર છે। ओके।
છેલ્લા 2 વર્ષથી એમને ડાયાલિસિસ ચાલુ છે રાઈટ? અને રાઈટ સાઈડમાં પેરાલિસિસની ઇફેક્ટ છે 1 ઓકે વર્ષથી. ઓકે ઓકે ઓકે. હા, તો એમને કેવી રીતના ડોઝ આપી શકાય ને ચાલુ કરાવી શકાય? હવે આ છે ને બધા જ ઇન્ટર રિલેટેડ વસ્તુ થઈ ગઈ, ખબર પડી? બ્લડ હા હા પ્રેશર ને ડાયાબિટીસ એને જ કારણે થઈને તમારે કિડની પર બી ઇફેક્ટ આવી છે અને એને જ કારણે થઈને પેરાલિસિસ ની પણ તકલીફ થઈ છે, રાઈટ? હા. તો જો હવે આ પ્રોડક્ટ નો ફાયદો સૌથી મોટો શું રહેશે કેતનભાઈ, કે જ્યારે તમે આપવાની શરૂઆત કરશો ને તો હા. વી આર ટાર્ગેટિંગ નાવ કિડની, વી આર યસ. ટાર્ગેટિંગ નાવ પેરાલિસિસ, કારણ કે બહાર આપણને દેખાય છે એના સિમ્પટમ્સ, એની તકલીફો આપણે હા ભોગવી રહ્યા છે, રાઈટ? હા તો એ બે જગ્યાએ તો આ કામ કરશે જ, હા એમાં તો તમારું બધું એના રિઝલ્ટ આવશે જ, પણ સાથે સાથે પીરિયડ ઓફ એના પછી એ પરિસ્થિતિ આવશે કે એમના બ્લડ પ્રેશરના રિપોર્ટ, એમના ડાયાબિટીસના રિપોર્ટ એ પણ તમે નોર્મલ જોશો. ઓકે. ગોટ માય પોઈન્ટ? આપણે એમની કિડની નોર્મલ કરી દઈશું, હા આપણે એમની નર્વસ સિસ્ટમ જે ઇશ્યુઝ પેદા થાય છે, ધારો કે રાઈટ સાઈડ પર એમને પેરાલિટિક ઇફેક્ટ આવી જાય તો એ હા. પણ નોર્મલ થઈ જશે, પણ સાથે ઓકે સાથે એમના બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસ પણ નોર્મલ થઈ જશે. ઓકે. કારણ કે આ ડિસીઝ સ્પેસિફિક નથી, આ કોઈ એક જગ્યાએ કામ નથી કરતું, હા આ સેલ્યુલર લેવલ પર જઈને કામ કરે છે, અને તે પણ બોડીના ઈચ એન્ડ એવરી ઓર્ગન, ઈચ એન્ડ એવરી સેલ, બરાબર? હા એટલે હા. આની ઇફેક્ટ બી સાયમલ્ટેનિયસ આવશે. 4-6 મહિના ઓકે. પછી જે રિઝલ્ટ દેખાશે ને તે તમને તમારા કિડનીમાં દેખાશે, પેરાલિસિસમાં દેખાશે, અને સાથે સાથે બોડીના આ બધા જે ઓર્ગન્સ છે, ધારો કે હા હાર્ટને રિલેટેડ બ્લડ યસ. પ્રેશરનો ઇશ્યુ છે કે પેનક્રિયાનો ઇશ્યુ છે, ત્યાં પણ આ ઓકે. દેખાશે રિઝલ્ટ, રાઈટ સર. રાઈટ? એમના હા ડોઝ શું રહેશે એ હું છે ને લખીને હિનલ હિનલ મેડમ થ્રુ આવે છો તમે કે હાર્દિક હા, સર? બેવ હાર્દિક સર, હિનલ મેડમ, હા, બેવ. ઠીક છે. હા, તો હું એક કામ કરું છું, હાર્દિક સરને લખીને મોકલી આપું છું, બરાબર? ઓકે. પિરિયોડિકલ કે આટલા આટલા ટાઈમમાં આટલો આટલો ડોઝ રહેશે એ તમને હા મોકલી આપશે, એ પ્રમાણે તમે સ્ટાર્ટ કરો, ડેફિનેટલી રિઝલ્ટ આવશે, કોઈ ઇશ્યુ નથી એમાં. ઠીક ઓકે છે? સર. ઓકે. ઓ યસ. જે વસ્તુની ડોક્ટરે ના પાડી છે એ નહીં લેવાની, આપણા હા શરીરને ના સકતી હોય તે નહીં લેવાની, હા બીજું બધું ખાવા પીવાની છૂટ છે. આમાં હા પ્રેક્ટિકલી કોઈ પરેજી છે જ નહીં, બરાબર? હા, પણ બરાબર આપણે છે. જો જાણીએ છીએ કે ભાઈ કિડનીનું પેશન્ટ છે, હવે એને ડોક્ટરે પાણી આટલાથી વધારે પીવા ના પાડી છે, હા, હવે એમને એમને લીટરનું કીધું હોય ને હું તમને 3 લીટર કહું, શું થાય? બરાબર છે. કાલે જ જવું પડે ભાગતા ભાગતા, હા રાઈટ? તો વીલ નેવર ડિસઓબે ડોક્ટરના જે સજેશન છે, વીલ કન્સિડર એવરીથિંગ, પણ સાથે ઓકે. સાથે આપણાથી જે પોસિબલ છે એની અંદર તે આપણે એની અંદર હા કરી શકીએ. ઠીક છે? હા હા. ઓકે, ભલે ભલે. और किसी का? સર, બીજું हाँ એમને હા છે ને થોડું દાંતમાં બી પ્રોબ્લેમ છે હા. અને લિક્વિડ જ લે છે અત્યારે, ખાઈ નથી ના, શકતા. એટલે દાંતમાં પ્રોબ્લેમ છે એટલે શું છે? દાંતનો સડો છે કે પછીથી પાયરિયા જેવા ઇશ્યુઝ છે કે પછીથી પાયરિયા છે. પાયરિયા છે? તો જી. પાયરિયાને માટે તો છે ને આપણે એલોપેથીની ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડે, બરાબર? ઓકે. હા, એની અંદર સ્ટેમ સેલ તમને કામ નહીં આપે, કારણ કે ઓકે. જ્યાં આવી કોઈક વસ્તુઓ હોય ને, બેક્ટેરિયલ હા ઇન્ફેક્શન્સ, વાયરલ ઇન્ફેક્શન્સ, પ્રોટોઝોઅલ, હા આવા બધા જે ઇન્ફેક્શન, આ બધું ઇન્ફેક્શન કહેવાય, તો ત્યાં હા આગળ એ વસ્તુ તમારે એલોપેથીની દવાઓ લેવી પડશે, હા રાઈટ? હા ત્યાં આગળ આ તમને હા ખાલી સપોર્ટ શું કરી શકે કે હા. પેઢા જે ફરી પાછા છે એને મજબૂત કરવામાં કામ લાગી શકે, બાકી ઇન્ફેક્શન ને મટાડવામાં આ કામ ના લાગે. એટલે ના, ત્યાં સાચી વાત. ડેન્ટિસ્ટને બતાવી અને એલોપેથીની દવા લો, એનાથી હા. આવી જ રહેશે. હા, ઓકે સર. ઓકે, થેન્ક ઓકે, યુ. યા, હા, ચોક્કસ. નમસ્કાર. पंकज सर या रिजवाना मैम, असलम सर, आपके कुछ क्वेश्चन है तो फिर पंकज सर, No, no, sir, no, sir. रिजवाना मैम, નમસ્તે. सर ऑलरेडी हाँ सभी पंकज भैया, टॉपिक कवर हो चुके हैं इसमें. हाँ हाँ, सर, मैं सूरज से पंकज पंकज सर, बोल कोई रहा भी हूँ. सवाल आए और आपका अगर सवाल का आंसर मिल गया है आगे वालों में से तो कोई इशू नहीं है। आपको अगर कोई चीज लगती है कि मुझे भाई ओके. ये पूछना है स्पेसिफिकली, यू आर ऑल्सो ऑलवेज वेलकम, सर कोई मेरा टेंशन मेरा मेरा मे- मेरा मेरा एक क्वेश्चन यही है सर कि आगे और ऐसा वेबिनार है प्लान होने वाला, तो क्योंकि मेरे एक दो रिलेटिव है जो इन चीज़ों में सफर कर रहे हैं, जिनको है ऐसा प्रॉब्लम, तो क्या मैं उनको इस ऐसे वेबिनार में फिर अटेंड करवा सकता हूँ? मैं उनको एलेबोरेट तो ओके करवा दूंगा. पंकज, नहीं हाँ नहीं, पंकज सर उसके वो लिए मैं देखो आपको हार्दिक सर, पंकज भाई, हम्म, हार्दिक सर जो है ना, हाँ वो तो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, उन्होंने अपने घर में रिजल्ट लिए हैं और उनके थ्रू बहुत सारे पेशेंट्स, मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ पेशेंट्स विल आर देयर के जिनको उन्होंने सजेस्ट किया, उनसे फायदा मिला। तो हार्दिक सर तो आपके सामने ये है कि वो गीता ही खड़ी है,
हाँ, वो गीता पढ़ के वो सारी चीजें बता दे सकते हैं अपने को। जी 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 सर जी। हाँ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। ओके पंकज सर। भाई मैं आपको थैंक बता दूंगा, इन्फॉर्म करूंगा। यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। रिजवाना मैम, असलम सर, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। डॉक्टर मीना, धीरू भाई તમને કઈ ક્વેશ્ચન છે? जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, बोलो बोलो। धीरू भाई अनम्यूट करવું પડશે। હા અનમ્યુટ છે। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, આવ્યો અવાજ આવ્યો સર? જી। हाँ, હવે આવ્યો। યા કેન્સર પેશન્ટને જમવા માટે સાહેબ આપ સાહેબ કીધું સ્વીટ ગળી વસ્તુ કોઈ નહીં આપવાની, એટલે ખાંડ કે હા, ગોળ કે કોઈ વસ્તુ નહીં આપવાની। ખાંડ, દૂધ। ગોળ, કોઈ પણ જાતની સ્વીટ્સ, પછી જી એવી વસ્તુ કે જેની અંદરથી સુગર લેવલ વધે, હા, સુગર સ્પાઇક કરે ને જી। એવી વસ્તુ આપણે હમણાં એવોઇડ કરવાની, ટેમ્પરરી, એવું દૂધ કઈ દૂધ લાઈફ ટાઈમ નથી। દૂધ 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 લઈ દૂધ પણ શકાય બને ત્યારે? ત્યાં સુધી ઓછું આપો તો સારું। ઓકે જી બસ ઓછું બસ। આપો તો સારું। ઓકે સર, ઓકે 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 બાકી વાંધો નહીં, જરૂરત હોય બીજું કશું ખવાતું પીવાતું ના હોય તો આપી બી શકાય, કારણ કે ઓકે। પણ અંદર ખાંડ બાળ એડ નહીં કરવાની। ના નથી આપો તો કરતા નથી પણ કરતા। અંદર ખાંડ બાળ નહીં એડ કરવાની, હા કારણ કે ઘણી અને વખત અને બધું સાદું દૂધ લોકોને ના ભાવતું હોય એટલે પાછી સ્વીટ કરીને હા, તો એવું બધું ના નહીં। ના અને અને ઘી ઘી જરૂરી પણ હોય તો યુઝ નહીં થોડુંક આપો। કરવાનું। એમાં ઘી પણ યુઝ નહીં યસ કરવાનું। યસ યસ, યા જી જી। તમારે ઘી ઓકે। આપવું હોય ને એમને તો ઘી આપી શકાય, પણ ઘી કયું? ગીરની ગાયનું ઘી, સાદું ઘી નહીં ચાલે। છે ગીર ગાયો છે સાહેબ હા, ગીર ઘરની। ગાયનું ઘી હશે ને, જે આપણે વલોણાનું ઘી હા બનાવ્યું હોય ને, હાજી હાજી એ હાજી। સારું, એ હેલ્પ જ કરશે, એ ફાયદો કરશે, આ એનો તો વાંધો નથી। આ તો હા, તેલ નહીં ઘરની આપવાનું, ઘરની તેલ ઓછું ગાયો કરજો છે, હમણાં। ઘરની ગાયો હા, છે, ગીરની ગાયો જ છે। ફર્સ્ટ ક્લાસ, સારામાં સારું। અરે અમે જી અહીંયા જી। પૈસા ખર્ચીને 2-2 અઢી હજાર રૂપિયા ખર્ચીને મગાવીએ છીએ યાર ગીરનું ઘી, અમારા ઘર માટે। સમજ્યા? જી હા, જી સર। તમારે તો ઘરમાં હોય તો કોઈ ટેન્શન જ નથી। जी 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 सर, जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ ચોક્કસ जी। ચોક્કસ, ओके યસ सर, ભલે, थैंक यू सो ભલે मच। ભલે, યા। हाँ जी। और पार्टिसिपेंट किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो काइंडली पूछ सकते हो आप सर को। एक्चुअली बहुत 10:15 बज चुके हैं तो। हाँ, मुझे भी अभी निकलना है, बिकॉज फॉर 2 days आई बी आउट। ओके सर, सैटरडे संडे ओके है ना। हाँ, ओके। कोई किसी को कुछ क्वेश्चन है? हिनल मैम, ओके। दिलीप भाई। सर डॉक्टर एक मिनट हिनल, साहब, छेज। मेरा क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको मैसेज में पूछ लूंगी, वो कोई अर्जेंट नहीं है मुझे। કોઈ વાંધો નહીં મેડમ, ओके પૂછવું હોય તો दिलीप હજી તો भाई। છે મારી પાસે એટલો ટાઈમ, તો કોઈ વાંધો નહીં। अधिक सर। दिलीप भाई, यस सर, हाँ यस सर, दिलीप भाई। हाँ, उस दिन का मेरा क्वेश्चन बाकी रह गया था, हाइड्रोसिल वाला। हाइड्रोसिल में? हाँ, किसी को अगर हाइड्रोसिल की कंप्लेन है सर। हाँ, हाँ, तो नहीं, उसको क्या? हाइड्रोसिल में स्टेम सेल तो काम करेगा ही करेगा, एलोपैथी की भी जरूरत पड़ेगी, राइट। टेस्टिकल्स के अंदर जब पानी भर जाता है ना, राइट, इन्फेक्शन ओके। होता है, हाँ, तो उसके और अंदर सर एलोपैथी की भी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। स्टेम सेल कैन बी अच्छा, ऑफ द हाँ हाँ, हेल्प, क्योंकि उसकी वजह से ओके जो माइनर डैमेजेस हुए होंगे तो ओके वो ओके। सारी चीजें रिपेयर करने में काम आएगा, लेकिन एलोपैथी तो करना पड़ेगा उसमें। हाँ, और सर HIV हाँ, एड्स के बारे में? HIV एड्स में भी आपको सुनो, ये वायरल इन्फेक्शन है। हाँ जी। हाँ हाँ, HIV वायरस जो है ना, दैट इज अ वायरल इन्फेक्शन। आपको CD4 और ये CD20 ये सारे काउंट्स है ना, उसके हिसाब से देखा जाएगा। आपको पूरा एक रेजिम लगता है उसका एलोपैथी का, तो वो ओके लेना सर। ही पड़ेगा। लेकिन अच्छा। हाँ, लेकिन बॉडी के अंदर जो वो काम कहाँ पर करता है आपकी, इट इज अ इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हाँ, या तो आपकी इम्यूनिटी को खराब कर देता है। यू आर नाउ वेरी मच प्रोन टू एनी स्मॉल 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 इन्फेक्शंस आल्सो, राइट। तो उसके या लिए स्टेम सेल बहुत ज्यादा काम आएगा ऐसे बंदों को HIV से निकालने के लिए। मान लो HIV नहीं, एड्स तक पहुंच चुका है, तो हाँ, वहां से भी उसको रिवर्स किया जा सकता है। वो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और साथ में ये स्टेम सेल थेरेपी देना पड़ेगा। ओनली स्टेम सेल्स बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, हाँ, यानी राइट, RTI STI क्योंकि वो में वायरल तो इन्फेक्शन है। बेटर है। RTI STI में बेटर रहेगा। क्या? RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। 100%, बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत ओके। अच्छे। आई वुड से कि जहां पर ऐसी चीजें आ गई ना कि वन हाँ ऑफ द रीजंस फॉर, कि भाई मान लो कि इम्पोटेंसी का इश्यू है, हाँ या जी। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के इश्यू है, या तो या बोल सकते हो कि अर्ली रप्चर ऑफ ओव्यूल्स की वजह से हो सकता है,
या स्पर्म हाँ काउंट्स नहीं है, हाँ, या ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, तो ऐसे केस के अंदर भी स्टेम सेल से ही फायदा मिलेगा। या हमने ऐसा ऐसा पेशेंट्स को ट्रीट किया कि जिनको भाई सालों से ये दिक्कतें थी, दे हैव अंडरगॉन दैट आईवीएफ ट्रीटमेंट, आईवीएफ हाँ करवाया 1 दफा 2 दफा, वो भी फेल हो गया, हम्म और हम्म बाद में हम्म यहाँ से बच्चा हुआ। हम्म? हम्म। लेकिन वो केस के अंदर भी ऑलवेज सजेस्ट के बोथ मेल एंड फीमेल हाँ पार्टनर्स जी। दे शुड हैव दिस प्रोडक्ट, और उसमें कोई बहुत ज्यादा डोज नहीं लगता, एक सवेरे एक शाम, दैट इज मोर देन हम्म सफिशिएंट। हम्म। तो 100% रिजल्ट आता है उसके अंदर, कोई टेंशन नहीं। ओके ओके सर। पहले ये देख लेने का कि भाई फेलोपियन ट्यूब का तो प्रॉब्लम नहीं है ना, फेलोपियन ट्यूब्स बंद है तो हाँ हाँ उसके चांसेस, हाँ, वी हैव टू गेट इट ओपन, दैट कैन बी थ्रू ऑपरेशनल ट्रीटमेंट ओनली। या फेलोपियन ट्यूब का अगर इश्यू नहीं है तो ये आराम से रिजल्ट देगा। और सर ठीक है। आजकल ओके स्पाइनल सर। कोड का ज्यादा हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड का क्यों हो रहा है? क्योंकि रास्ते बहुत अच्छे बनाए हैं गवर्नमेंट ने, हम लोग घर हाँ में ठीक से बैठते नहीं, अवर पोस्चर्स आर नॉट गुड। सेकेंडली, जो हाँ न्यूट्रिशन हम लोग ले रहे हैं वो इतना ठीक नहीं है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है, विटामिन, आज की तारीख में रिपोर्ट निकालो, विटामिन D3 साला, मैं देखता हूँ 10 में से 4 लोगों को लफड़ा है वो। हाँ, हाँ जी। कोई हाँ, सनलाइट में रहता नहीं है, एसी हाँ के हाँ बगैर जीता नहीं है बंदा, तो थोड़ी बहुत हमारी लाइफस्टाइल है, दैट अफेक्ट्स। लेकिन वहां पर क्या है कि थोड़े सप्लीमेंट्स, जैसे आप कैल्शियम ले लो, नॉट हाँ सिंपल कैल्शियम बट कैल्शियम विथ विटामिन D3, विटामिन K2, मैग्नीशियम, उसके साथ का जो कैल्शियम लिया, एक हम्म ग्लूकोसामाइन, हाँ, थोड़ा सनलाइट में घूमो, थोड़ी हम्म। एक्सरसाइज करो, क्योंकि कैल्शियम डिपोजिशन तभी होगा। हम्म? अच्छा। तो ये भी साथ में करो, उससे तो फायदा मिलेगा, देन गो फॉर द फिजियोथेरापी। ओके ओके। स्टेम सेल इसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन सिर्फ स्टेम सेल से ये सारी चीजें नहीं होती। व्हाट माय पॉइंट? हाँ या ठीक सर। मैडम, लेगा और रेनू किसी को मैम, कुछ क्वेश्चन है? सर ओके। डॉक्टर हिना मैं और एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। पूछो पूछो हाँ मैडम, 100%। सर एक्चुअली अगर जैसे 40 इयर्स ऑफ एज है, एक लेडी है, उसको मल्टीपल हाँ स्क्लेरोसिस है हाँ। और वो 25 साल की थी तब हम्म। से उसको ये प्रॉब्लम आ गया है डिलीवरी के बाद। ओके और ओके। अभी मतलब उसको मुझे लगता है वो थर्ड स्टेज में है, क्योंकि मेरा ऑर्थोपेडिक, मेरा एक भाई है ना सर्जन, हाँ। उसको हम्म। मैंने वो रिफर करवाया था, वो जो उनके रिपोर्ट्स है ना MRI वाले, ओके। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि थर्ड स्टेज में हम्म। है, ये लगता है उसको स्क्लेरोसिस MRI के रिपोर्ट के हिसाब से। ओके। और उसको ब्रेन में भी वो चलाया गया, स्पाइनल में जो नर्व्स ओह। एंडिंग है वो तो डैमेज ही है, ब्रेन ओके। में भी वो डैमेज ही है, तो उसको हम्म। अंडरस्टैंडिंग भी इतनी नहीं, और यूरिन भी मतलब उनका अनअवेयर हो जाता है वो। राइट राइट राइट, ये बहुत तो